किया। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आई थिंक बारिश की वजह से लंच तो आप सब कर पाए होंगे कि नहीं कर पाए? आप सब छोटे बच्चों की तरह लड़ते हो। ओके, सो पहले मुझे बता दीजिए लास्ट क्लास में मैंने क्या होमवर्क दिया था। आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि करके नहीं लाए हो, आप करते ही नहीं हो। हमने ये देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर वो ये बोलते हैं कि आपको जो है इंफॉर्मेशन आप जो है कलेक्ट कर सकते हो डिजिटल। हाँ जी, ऑनलाइन में बता दीजिए कि क्या होमवर्क था। वो तो ICJS के अंडर था 10। हाँ, तो ये तो ऐसी आती रो IB, ये तो ये वाली आती। ऑनलाइन में आप कोई इंटरेक्टिव रहते ही नहीं हो, बताते ही नहीं हो। ऑफलाइन जिंदाबाद फिर तो। नहीं, कल तो संडे है ना। नहीं तो क्यों चाहिए आपको? कल संडे को भी क्लास चाहिए आपको। संडे रिलैक्स करने के लिए पहले होता था, अब तो प्रीलिम आ गया है तो अब वो रिलैक्स करने को भी नहीं है। हाँ जी, अब तो पूरा टाइम सिर्फ पढ़ने को है, इधर उधर कुछ करने को नहीं है। हाँ जी, पॉलिटी के भी आई थिंक नोट्स आपको मिल गए होंगे ना। हाँ, पॉलिटी का अप्रैल टू जनवरी तक का है। उसके बाद पॉलिटी के बाद मैं करवाने वाली हूँ आर्ट एंड कल्चर, वो भी जनवरी तक का होगा। अब इस और उसके बाद साइंस आएगा, फिर वो फेब तक का होगा। जनवरी तक, फरवरी मार्च अप्रैल बाकी है ना। अच्छा, उसमें आप देखिए लास्ट में मैंने लिस्ट दिया हुआ है पॉलिटी के, जो हैंड आउट है लास्ट में देखिए, लास्ट में। ये क्या है? ये लिस्ट है जो कि आपका स्टैटिक सिलेबस का है। आपको मतलब इसमें इसका क्या होता कि मैं इसका स्टैटिक का ही मटेरियल ये करंट में ही वापस से करके देती, तो ये मैंने सिर्फ नोटिस में डाल दिया कि आपको बस उसमें से पढ़ लेने हैं। वो तो मैं होमवर्क के थ्रू करवा दूंगी। चलिए हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। वाणिज्य, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आता है, आएगा ही आएगा। तो अभी ये क्या है कि ये ना न्यूज़ में रहे हैं जो चीज़ें, वो टॉपिक मैंने डाल दिए हैं जो कि आपके स्टैटिक सिलेबस के हैं। ठीक है, तो पॉलिटी हम बाद में करेंगे, पहले हम स्कीम्स को कर लेते हैं। पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जो पहले का हमारा हो चुका है वो कितना हो गया है। और आई थिंक मैं सुनती हूँ इस वजह से कम कम बच्चे आते हैं क्या? नहीं मैम, ऐसा बच्चे तो ये हुए हैं जो जिनकी इच्छा है इस बार देंगे। ओके, तो बाकी सब 24 वाले 24, में आना शुरू करा था, देखेंगे। पर फिर उनको ये हुआ 24 में ही देना है। मतलब आप सबके दृढ़ निश्चय आपको देना है 23 में? नहीं, समय वाला कुछ नहीं होता है, दृढ़ निश्चय है तो है। आप हर तरफ हाथ पैर मारोगे।
और जो ये आपको टेंशन हो रही है ना, क्या आप सोच रहे हो कि आपको ये 24 में नहीं होएगी, 24 में भी वापस होएगी। तो ये जो 2 महीने होते हैं ना, इस टाइम में बहुत सारे बच्चे हथियार छोड़ देते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को ये मान के कि मेरा होएगा ही नहीं, वो अपना करना भी छोड़ देते हैं। तो जिस स्पीड से, अब आप ये सोचो, आपने जिस दिन तैयारी स्टार्ट करी थी ना, मतलब जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आए थे, उस दिन आपके मन में ये विश्वास था कि आप कर लोगे? जब आपने क्यों स्टार्ट करी थी ये यूपीएससी प्रिपरेशन, था ना उस दिन कि कर लोगे? उस दिन क्या कुछ आपको आता था? अब कितना कुछ आता है, कितना कुछ आता है ना, उसके बावजूद भी अब आप ये सोचते हो कि नहीं होगा। आता है कि नहीं माइंड में ये डाउट? तो जब कुछ नहीं आता था तब तो आप अपने आप को ये मानते थे कि हाँ मेरे से हो जाएगा, और अब इतना कुछ करने के बाद आप अब भी ये मान रहे हो कि नहीं मेरे से नहीं होगा। तो बताइए फ़र्क किसका है? सिर्फ सोच का है, सिर्फ दिमाग का है। तो हम मतलब मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत। तो इस वजह से अगर आप ये कर लोगे दृढ़ निश्चय कि हाँ मुझे करना है, तो फिर तो करना ही है। रिजल्ट किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि जो 24 का मान के बैठे हैं उनका 24 में निकल जाएगा क्या। और अगर आपको ये लगता है कि मैं 23 में कर दूं और मेरा एक अटेम्प्ट ख़राब हो जाएगा, तो सीधी सी बात होता है कि कोई अपनी लाइफ के 6 अटेम्प्ट मतलब कि 7 to 8 ईयर्स नहीं लगाएगा। अगर लगाते भी हैं तो कुछ करने के साथ साथ लगाते हैं, तो अटेम्प्ट ख़राब कुछ नहीं होता है। जब आपको लगे कि हाँ मैं तैयार हूँ, उस बार दे देना चाहिए, सिर्फ इतना। पर तैयार हूँ ये कब अपने आप से पूछना चाहिए? पेपर आने के 1 हफ्ता पहले। और तब तक ऐसी ही तैयारी करते रहना चाहिए कि मुझे देना है। हम मान लेते ना मुझे नहीं देना, तो उन बच्चों में और अपने में आप फ़र्क देखना, आप किस तरीके से कर रहे हो और उनका कैसा ढीलापन आ चुका है। ये देखना आप, ठीक है। दूसरी बात ये रहता है, अगर हमको ये देखना तय करना चाहिए कि अगर हम कल शो करोगे ना, तो अगर हम फिटनेस देना है ना, तो हम बहुत रेडी रहेंगे। तो इस तरीके से मतलब आप अपना पूरा स्ट्रक्चर बना के करिए। चलिए, तो चंद्रमणि मुझे बताएंगे जलदूत ऐप क्या है? किन्होंने स्टार्ट किया था और क्या है? जलदूत हमने क्या किया था इसमें? जल से हम नाम लगा के क्या कर देंगे? वाटर जल शक्ति मिनिस्ट्री ला देंगे, बट इसमें जल शक्ति मिनिस्ट्री नहीं आएगी। हाँ जी, सही 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 बोल रहे, सही बोल रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने तो भूजल के लिए ये इस ऐप को डेवलप करा, भूजल की परख के लिए वेरी गुड, कि हमें ये देखना है कि स्तर कितना है, जल का स्तर कितना। वेरी गुड, पहले भी वेरी गुड। ओके, अब मुझे बताएंगे राजन, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति मतलब वो रासायनिक, मतलब कृत्रिम रासायनिक से रिलेटेड। प्राकृतिक, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। जो प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक से जो नेचुरल से रिलेटेड। तो जैसे में वो जैसे पेड़ मतलब आपको पूछना क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। हाँ, मतलब इससे किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और क्या कुछ है इसमें? ये परंपरागत कृषि मंत्री के अंदर। ठीक है, जैसे मतलब वायु, उसको वायु क्या कुछ बोलते हैं, उसी का अंतर्गत है। ठीक है। और जो मतलब इसको जैसे ये पेड़ पौधे के पत्तियों के द्वारा ये मतलब ये खाद बनाकर इसको मतलब कृषि में यूज किया जाता है। ओके, और इसके लिए कई तरीके। ये तो आप वही सब चीज़ें बता रहे हो जो बिना याद करे भी बता सकते थे। ओके, वापस से देखो। हाँ जी, हम बताते हैं। जो क्या बोलते हैं प्राकृतिक, जैसे वो जैसे क्या गोबर जैसे वो तो आप वो बता रहे हो जो 4 मैंने तरीके बताए थे, हाँ। वो भी नहीं बताने हैं क्योंकि 4 तरीके तो इसमें यूज़ हो ही नहीं रहे। इसमें एक ही तरीका यूज़ होगा चारों में से, है ना? हाँ जी, आपका नाम क्या है? सैफ।
ओके, सो सैफ आप मुझे बताएंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एक बार देखना चाहते हो तो देख के वापस बता सकते हो। हाँ जी, आपका नेम क्या है? किशन कुमार। ओके, सो किशन कुमार आप मुझे बता दीजिए। आज पहली बार आए हो, ठीक है, तो आप बच जाते हो। ओके, सो बचते हैं आप विकास। तो विकास आप बताइएगा कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है, इस रक्षा मंत्रालय ने क्या कर दिया इसके लिए? क्यों? तो मतलब इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता था बचने का। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ऑनलाइन वाले तो कुछ बताएंगे ही नहीं ना, वो याद करते हैं ना उनको बताना है कि मैम हम कर रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि बिल्कुल बचे हुए बैठे हैं मेरे से। चलिए, सो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं वाणिज्य। हाँ जी, हाँ जी। उसको वो तो खैर मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से तो है ही उसे तो अच्छा, जो आपकी जीएस की करंट अफेयर चलती है, ठीक है, लेकिन पीटी के लिए उसको ना भी अगर उसको नहीं भी करते दोबारा रिवीजन से नहीं भी करते, अब इसी को कई बार हमने प्रेजेंटेशन डिस्कस किया, तो ये अपना कॉन्फिडेंस है कि देखो, अपने हाँ हाँ, सो पहली बात तो ये कि जितना हमारे पास ये है ना, एटलीस्ट हम उसको भी हाथ में पकड़ लेना तो हम इस एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाते हैं कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, मतलब कि हमारी मानसिकता क्या बनी हुई होती है कि हमें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लग रहा होता है। इस सिचुएशन में ऐसा हो रखा है कि आपके पास यही रिवाइज करने का टाइम नहीं है और आप ये भी रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, और उसके चक्कर में आप ये पूछ रहे हो कि ये सफिशिएंट है कि नहीं है, मतलब पर्याप्त है कि नहीं है। मतलब माइंड डिस्टर्ब जब फर्स्ट क्लास हुई थी मैंने तभी बोला था कि मेरे क्लास के साथ साथ आप इनको पी जाओ, ऐसे होने चाहिए। मैं क्या बोलती हूँ कि रात को भी कोई उठा के पूछे आप बता पाओ, पर ऐसा नहीं कर रहे हो कोई भी, और उसके बावजूद चिंता कर रहे हो कि आप वो एटलीस्ट आप जो ये है इसको पकड़ लो, समय बचता है तो उनको ऊपर ऊपर से देख लो, पर कम से कम इसको तो पकड़ो आप। अब ना आप वो होता है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना तो वो नोट्स के बच रहे हो ना इस नोट्स के बच रहे हो, और ये एक के लिए नहीं है, ये सब स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो वही वाला सीन आ जाता है। नहीं, मैं वही, मुझे पता है पढ़ रहे हो, पर इस टाइम टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो ना पढ़ाओ वो तो याद है ही नहीं, जो पढ़ा है वो भी नहीं याद कि याद किया भी था कि नहीं। सो ऐसी सिचुएशन बन गई है, और आपके साथ नहीं है, सबके साथ होती है इस टाइम में। तो आप ऐसे मत करो कि आप ही को साथ चल रहा है, ये सबके साथ चल रहा है। जितना हो सके करने की कोशिश करो। या आई एम फ्रॉम हरियाणा और मैं गांव से हूँ प्रॉपर, तो वो तो कोई इशू है ही नहीं। मुझे बस बेसिक ये है कि लाइक प्रोफेशनल लाइफ में आई कैन नॉट यूज़ दोज वर्ड्स, और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ता है, अदरवाइज तो सारी चीज़ें देखी हुई है। मतलब देख के आपको ऐसे लगता होगा कि डेली गर्ल और सोफिस्टिकेटेड, और ये नहीं, प्रॉपर जो गांव का तरीका है, जो गांव का लाइफ है, उसी में से निकली हुई हूँ मैं, उसी में से आई हूँ, तो वही बात हो जाती है। चलिए अब हम यहाँ स्टार्ट कर देते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, क्योंकि इस टाइम पे आप सबको ये है कि मोटिवेशनल स्पीच देती रहूँ मैं, उससे आपका दिमाग रिलैक्स होता रहे, और पढ़ने का बर्डन मैं ना दूँ, पढ़ने का मैं पूछूँ भी ना।
ओके, सो हम जो नेक्स्ट हमारा करने वाले हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंडर ये आता है, ये है क्या, डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क। जो इसका नेम बोला जाता है, ये हम इसको एक ओपन नेटवर्क की तरह लेते हैं। हाँ जी, हम इसको एक ओपन नेटवर्क की तरह लेते हैं एंड इसका जो नेम बोला जाता है दैट इज ONDC। इसको हम बोलते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, मतलब कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन एक नेटवर्क। अब ये कहाँ आता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंडर। अब आप सबको पता है कि हम एक रूल बनाते चल रहे हैं कि हर मिनिस्ट्री के अंडर उनका काम कौन करके देगा। तो डिजिटल कॉमर्स, अब हम रूल बनाते चल रहे थे कि हर एक मिनिस्ट्री के अंडर उनका काम कौन करके देगा, ये हम बनाते चल रहे हैं। तो जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उनके अंडर जो काम कर रहे हैं वो है DPIIT, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ये एक डिपार्टमेंट है फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो क्या है, ये एक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है। इसका काम है कि जो भी हम उद्योग कर रहे हैं या फिर जो भी आंतरिक व्यापार कर रहे हैं उनको क्या करना है, उसको बढ़ाना है और उसका विकास करना है। तो ये डिपार्टमेंट है। तो अब आपका थंब रूल क्या हो गया कि अगर कुछ भी काम किया जाएगा उद्योग मंत्रालय के अंदर तो वो DPIIT अगर लिखा हुआ होगा और वो उद्योग से रिलेटेड होगा तो आप उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। अब इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य ये है कि ये खुले नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करें, मतलब कि हम डिजिटल कॉमर्स को, डिजिटल कॉमर्स मतलब कि अभी हमने देखा है कि डिजिटल कॉमर्स में हम किन किन चीज़ों को, मीन्स ये एक तरह का व्यापार होगा, ऐसा व्यापार होगा जो कि ऑनलाइन मतलब कि डिजिटल तरीके से होगा। सो उसमें आपको एक खुला नेटवर्क जो है वो देना है। सो उस खुले नेटवर्क के थ्रू जो है आप क्या कर रहे हो, आप उस खुले नेटवर्क के थ्रू व्यापार का बढ़ावा कर रहे हो। अब इसमें ये इसका जो रूल है कि ये काम कैसे करेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, अब ये क्या करेगा, ये ओपन सोर्स के थ्रू जो है काम करेगा। अब सबसे पहला इसमें जो काम आ जाता है वो हो जाता है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, तो ये क्या है, एजियो, ये क्या है, ई-कॉमर्स नेटवर्क है। अब ई-कॉमर्स नेटवर्क में क्या हो रहा था, अभी हाल फिलहाल में मान लीजिए कि आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अमेज़ॉन पर आप भी कुछ बेचना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, सेलर बनना चाहते हो, तो आप वहाँ रजिस्टर करोगे, आप सेलर बन जाओगे। अब हाँ जी, रजिस्टर करके सेलर बन जाते हैं, देन आप अपना प्रोडक्ट की फ़ोटो वोटो डाल दो उसमें एंड कोई भी उसको खरीदेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप जो है उसको भेज दोगे। अब ये क्या है, ये है एक पारदर्शी तरीका। परंतु ई-कॉमर्स जो वेबसाइट है वो क्या कर रही है, मान लो कि मैं अमेज़ॉन पर अपना काम करना चाह रही हूँ, मान लो कि मैं अमेज़ॉन पर अपना काम करना चाह रही हूँ और मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ मान लीजिए टी शर्ट। तो सपोज करो मैंने टी शर्ट अपनी वहाँ पे रजिस्टर कर दी। अब आप सर्च कर रहे हो टी शर्ट, आपने बोला टी शर्ट फॉर मैन, तो अब आपको रिजल्ट मिलेगा, एक सर्च रिजल्ट। सो वो जो सर्च रिजल्ट है उसमें आपने देखा होगा कि नंबर के हिसाब से आता है, इधर 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 ऐसे। अब क्या होता है कि हम शुरू के ही 1-2 पेज से पसंद कर लेते हैं और ले लेते हैं, परंतु आपने देखा होगा कि ऊपर उसमें दिखाते हैं 2 लाख प्रोडक्ट हैं हमारे पास, पर क्या आप 2 लाख प्रोडक्ट सारे देख के फिर लेते हो? नहीं। इसका मतलब जो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर आएगा उसको बेनिफिट हो जाएगा। अब क्या पता आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, उसके बावजूद वो ऊपर ना दिखाई दे रहा हो। अब इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें रोल आ जाता है किसका, मार्केटिंग का, कि मतलब हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल अगर हम बात करें तो वहाँ पर चलता है क्या कि अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, मतलब कि एडवर्टीजमेंट को हम क्या बोलेंगे, विज्ञापन। मान लीजिए कि हम विज्ञापन कर रहे हैं, सो विज्ञापन जो है, विज्ञापन के थ्रू क्या कर देते हैं, उसको ऊपर दिखा देते हैं, तो मतलब एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। अब ये तो आपका एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। अब अमेज़ॉन क्या कर रहा है, अमेज़ॉन अपना खुद का ब्रांड बना रहा है।
अभी तो अमेज़ोन क्या था, अमेज़ोन एक थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहा था। अब अमेज़ोन क्या कर रहा है, वो अपने खुद भी टी शर्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। अब उसने अपनी टी शर्ट बनाई है, अपनी वेबसाइट पे अपनी टी शर्ट सबसे पहले दिखाएगा, अपनी टी शर्ट के रिव्यू सबसे अच्छे दिखाएगा, अपनी टी शर्ट के नकली फोटोज और ये भी इसने पहना है उसने पहना है अच्छी है ये वो सब दिखाएगा। ऐसा कर रही थी क्या, ई कॉमर्स वेबसाइट। और उससे क्या हो रहा था, उससे जो पारदर्शिता है वो कम हो रही थी। उसके लिए क्या किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, उन्होंने पारदर्शिता बनाने के लिए ये ओपन नेटवर्क की बात लेकर आए हैं। और ज़्यादा प्रभावी जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह ये डोमिनेंस ये अपनी स्थापित कर चुके हैं। मतलब इन्हें ये बोला गया है कि अगर आप थर्ड पार्टी की तरह काम करना चाहते हो तब तो सही है, परंतु अगर आप खुद भी व्यापार में ही आना चाहते हो तब आपको पारदर्शिता जो है वो दिखानी पड़ेगी। आपका प्रोडक्ट आप सबसे ऊपर और उसका रिव्यू इस तरीके से नहीं दिखा सकते हैं। और अगर आप इसी व्यापार को बढ़ाना चाहते हो, इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री बेस्ड स्टॉक बोलते हैं ना हम, बिना बिका हुआ माल, तो इन्वेंट्री बेस्ड। कि अगर अमेज़न का सिस्टम इन्वेंट्री बेस्ड है, मतलब कि बिना बिका हुआ माल के आधार पर है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस मॉडल को प्रमोट नहीं करेंगे, हम इसका विकास नहीं करने देंगे। तो ये हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री कर रही है। क्यों? क्योंकि अमेज़न हमारा तो है नहीं, परंतु अमेज़न पर सामान बेचने वाले सेलर हमारे हैं, और वो सेलर कौन से हैं, छोटे छोटे सेलर हैं। अब हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि हम बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, स्टार्टअप बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा करके हम जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाकर दे रहे हैं। ठीक है। सो इसमें क्या किया जाएगा, ओपन सोर्स तकनीक पर आधारित जो नेटवर्क के माध्यम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उनको एकत्रित करके क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा, जिससे कि हम उन पर नज़र रख पाएँ। एंड इसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर या एक प्रक्रिया, मतलब ओपन सोर्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम जो कोड होते हैं और जो उसमें जो भी हमने एल्गोरिदम, एक वर्ड यूज़ किया जाता है एल्गोरिदम, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसमें किस तरह की कोडिंग यूज़ हुई है। ठीक है। सो वो किस माध्यम से वो बनाया गया है वो। सो इसमें क्या किया जाएगा, हम डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाएंगे। एकाधिकार का मतलब क्या होता है, डिजिटल मोनोपोली। क्यों? क्योंकि आपने देखा ना कि किस तरीके से ये जो अमेज़न है वो अपना, हाँ जी बिल्कुल, तो ऐसा करके वो अपनी मोनोपोली बना रहे हैं। और मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में ये होता है कि एक ही सेलर होता है, उसी को फ़ायदा मिलता रहता है। तो इस तरीके से ये जो है बेसिक काम किया जा रहा है। ऐसा करके हम क्या करेंगे, ऐसा करके हम एक ऐसा मंच तैयार करेंगे जिसे सभी ऑनलाइन जो भी खुदरा विक्रेताओं हैं उनके द्वारा यूज़ किया जा सके। क्यों? क्योंकि जो खुद विक्रेता हैं और वो कैसे हैं, खुदरा विक्रेता है, मतलब कि रिटेल के हैं, तो ऐसा उनका प्रोटेक्शन करना तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम चल रहा है। मेंस में अगर आ जाता है बिल्कुल डाल सकते हो। देखिए ये तो जो स्कीम की मैंने पूरी आपको लिस्ट बना के दी है ना मिनिस्ट्री वाइज, ये तो आप अपना संभाल के रखना। इसको तो आप ऐसे ही नाम करके भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। क्या होता है कि सॉल्यूशन में जस्ट आपको नाम डालने होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं मेंशन करना होता। नेक्स्ट आ जाता है क्या, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। अब ये क्या है, बौद्धिक संपदा से आधारित है। बौद्धिक संपदा का मतलब पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। अब पेटेंट किसका मिलता है, किसके लिए मिल सकता है, ओके। सो अब आप ऐसे याद रखना, P फॉर पेटेंट, P फॉर प्रोडक्ट और प्रोसेस। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट इन्वेंट किया है
या आपने कोई प्रोसेस इन्वेंट करी है कि इस तरीके से ये काम किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या होगा? पेटेंट। ठीक है, पी फॉर पेटेंट, पी फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। नेक्स्ट वर्ड आता है क्या? कॉपी कॉपीराइट। सो कॉपीराइट मीन्स कॉपी में लिखना। कॉपी में क्या लिखते हैं? कोई लिटरेरी वर्क हो सकता है, जैसे कि कोई कविताएं हो सकती है, कोई संगीत हो सकता है, एंड या फिर इसमें आर्टिस्टिक वर्क आता है, कोई पेंटिंग में बना सकती हूँ, ठीक है, कोई मैं स्क्रिप्ट लिख सकती हूँ। तो जो भी लिखने का काम होगा, कॉपीराइट मीन्स लिखने का काम, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा कॉपीराइट। ठीक है, अगला आता है क्या? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब ट्रेड का मार्क। मेरे ट्रेड का मार्क क्या होएगा? मेरा ब्रांड नेम या मेरा लोगो हो सकता है, ठीक है, या लोगो हो सकता है। तो ट्रेडमार्क किसके लिए मिलता है? ब्रांड नेम के लिए या लोगो के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो अब ये जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन लाया गया है, मतलब कि हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स बौद्धिक संपदा से संबंधित। ये इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हमें 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा से रिलेटेड जागरूकता बनानी है, एंड जागरूकता बनाने तक ही काम खत्म नहीं होता। हम क्या करने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, प्रशिक्षण। हम जो है उनका प्रशिक्षण भी करने वाले हैं, ताकि अगर किसी में वो हमें दिखता है कि ये कर सकते हैं तो उनको हम बढ़ावा देंगे। अब यहाँ ये किस तरीके से काम करेगी? ये बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क के महानियंत्रक कार्यालय जो है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी। तो यहाँ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तो अंदर हम ले ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा? बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय जो है ये भी इसके साथ काम करने वाले हैं। तो ये सीधी सी बात आप याद कर ही लोगे कि पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क वाले तो इसमें होंगे ही। अब ये जो हमारा नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिशन है, ये हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव का पार्ट है। ठीक है, अमृत महोत्सव का पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए आप। तो 2 स्कीम करी है इसमें हमने, एक ONDC जो कि डिजिटल कॉमर्स से रिलेटेड है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा से संबंधित है। अगला हमारा आ जाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसका मतलब है कि जो भी स्कीम आएगी वो हेल्थ से रिलेटेड होंगी। अब पहली स्कीम आ जाती है टेलीमानस। अब टेलीमानस का टेली का मतलब क्या होता है? टेली मीन्स कि ये कॉल के द्वारा किया जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये 24/7 कि 24 घंटे 7 दिन मुफ्त टेलीमेंटल स्वास्थ्य संबंधित जो है ये सेवाएं दे रहे हैं। ये किससे रिलेटेड है? इनका मानना ये है कि जो लोग होते हैं वो अपनी फिजिकल मतलब कि शारीरिक जो दुख दर्द होते हैं, पीड़ा होते हैं, उन्हें तो खुलकर बता देते हैं, परंतु जो मानसिक पीड़ा होती है उसे नहीं खुलकर बता पाते। और जब अकेलापन या इस तरीके की चीज़ें हो जाती है, डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन में कब पहुंचते हैं? तभी जब वो अकेले हो और वो शेयर ना कर पाए। इस वजह से ये 24 घंटे की जो है ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसका नोडल एजेंसी कौन होगा? इसका नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, कहाँ? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु के थ्रू ये जो है होने वाला है, और ये किससे रिलेटेड है? जो मानसिक स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड है। ठीक है, सिर्फ डिप्रेशन से ही नहीं, ये मानसिक मतलब अकेलापन हो रहा है, टेंशन हो रही है, कोई असमंजस हो रही है, तो मतलब ये है कि आपको लग रहा है आप नहीं किसी से शेयर कर सकते, तो यहाँ आप अपनी मानसिक जो है स्वास्थ्य संबंधित, क्यों? क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि आप ज़रूरी नहीं आप हर टाइम खुश रहो या खुश दिखाओ। इसका मतलब ये है कि आप हर समय अपने आप को रिलैक्स समझो, मतलब कि हमें बर्डन नहीं हो रहा या हमें नीड नहीं फील हो रही कि हम इससे बात करें उससे बात करें, तो ये वाला सीन रहता है। नहीं, एक और बात होती है कि अभी मान लो अभी इस टाइम पीरियड पे कि सबको ये टेंशन हो रही है ना, तो सीधी मतलब ये है कि जब हम थर्ड पर्सन बन के बात कर रहे होते हैं ना, तब हम किसी की प्रॉब्लम से अफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तब नहीं होते हैं, तब हाँ वही मैं बोलने वाली थी। अगला आ जाता है क्या? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। जो टीबी है ये एक ट्यूबरकुलोसिस जो मतलब टीबी है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है।
ठीक है। अब जो ये बैक्टीरिया है, ये इसके लिए हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है एंटीबायोटिक। अब टीबी के केस में अगर हम बोले तो टीबी जो है, पहली बात टीबी का हमारे पास इलाज है। दूसरी बात, टीबी के इलाज से टीबी को पूर्णतः सही किया जा सकता है। और तीसरी बात, टीबी के लिए हमारे पास वैक्सीन भी अवेलेबल है। अब टीबी के लिए जो अभी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लाइन होता है, सेकंड लाइन होता है, अभी हमारा थर्ड लाइन का जो आप कह सकते हो ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। अब ये लाइन क्या होता है कि टीबी जो है वो ऐसा नहीं है कि आज ही आपको एकदम से पता चला वो हिंदी मूवी की तरह कि आपको टीबी है, ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है कि मान लीजिए कि आपको 6 वीक से या 3 वीक ऐसा कुछ होता है कि कंटिन्यूअस आपको खांसी हो रही है, ठीक नहीं हुई है, तो तब वो टीबी में टर्न हो जाती है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है दैट कि जब आपका पता चला है कि आपको टीबी है तो आपको पहली लाइन का जो है ड्रग दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट लाइन ड्रग। अब क्या होता है कि टीबी का एक लंबा इलाज चलता है, ये नहीं है कि एक ही बारी में, पर इसका लंबा इलाज चलता है। तो उसमें फर्स्ट लाइन जो है वो ड्रग दिया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि अधिक दवाई लेने के केस में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि वो जो दवाई है, उस जो बैक्टीरिया है वो दवाई के ऊपर आप बोल सकते हो कि इम्यूनिटी क्रिएट कर लेते हैं। मतलब कि बैक्टीरिया को दवाई से कुछ असर ही नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया इतना ज़्यादा स्ट्रोंग बन चुका है। सो क्योंकि कॉन्टिन्यूअस दवाई लेते जाते हैं तो उसकी वजह से वो स्ट्रोंग बन जाता है। अब आप मुझे बोलिए, हमारा भी मानसिक ये होता है ना कि इतनी टेंशन झेल ली, अब ये इस टेंशन से क्या ही हो जाएगा, है ना। तो वही वाला है कि बैक्टीरिया बोलते हैं कि डेली इतनी दवाई झेल ली है तो अब तो इस दवाई से कुछ असर ही नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस यूज़ करने की वजह से, एंड कॉन्टिन्यूअस भी यूज़ कैसा, 2 दिन यूज़ कर ली, तीसरे दिन भूल गए, चौथे दिन यूज़ कर ली, 5वें दिन भूल गए, तो हाँ, प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बैक्टीरिया की अधिक हो जाती है। फिर अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर क्या लाते हैं हम, सेकंड लाइन ड्रग, ये और ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। अगर सेकंड लाइन ड्रग भी कॉन्टिन्यूअस नहीं ली, लगातार नहीं ली, उसमें भी बीच बीच में अंतराल आते रहे, तो फिर क्या किया जाता है, थर्ड लाइन ड्रग, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स। अभी हमारा बेसिक क्या है ना, हमें होती तो है वायरल डिजीज़ होती है, और वायरल डिजीज़ के केस में हम लेना चाहिए एंटीफेरोन। एंटीफेरोन होती है वो बेसिकली वायरल डिजीज़ के लिए होती है, पर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स। वायरल डिजीज़ के लिए भी हम बैक्टीरिया की दवाई लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बनाई जाती है, तो हम वो लेते हैं। इस वजह से हमारा जो असर नहीं होता। अब आप देखेंगे कि पहले तो पैरासीटामोल से 2 मिनट में फीवर ठीक हो जाता, अब लेते रहो कुछ असर नहीं, ली ठीक हो गया, थोड़ा अंतराल आया, फिर से हो जाता है। तो वही वाला सीन इसमें आ जाता है। तो अभी अगर आप प्रेजेंट में देखो तो हमारा थर्ड लाइन ड्रग चल रहा है, मतलब कि थर्ड लाइन तक जो है अभी तक हमारे पास आ गया है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड लाइन में अगर दवाई भी ले रहे हैं तो भी असर नहीं होगा, और इस वजह से जो टीबी का इलाज है वो लंबा हो गया है। परंतु ध्यान आपको ये देना होगा, लंबा चाहे हो गया हो, परंतु वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। ठीक है, पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। इस वजह से क्या कर रहे हैं, हम भारत को टीबी मुक्त बनाना चाहते हैं। हमने टारगेट रखा हुआ है कि 2025 तक हमें टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रगति करनी है। अब इसमें 3 आयाम आएंगे। पहला, पोषण, कि हमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कहाँ ये बैक्टीरिया अफेक्ट करता है, वहीं अफेक्ट करता है जहाँ पर आपको लगता है कि पोषण की कमी है। अगला, अतिरिक्त निदान की बात हम करेंगे, एंड हम व्यावसायिक सहायता जो है वो भी हम मेंटेन करना चाहेंगे। तो इसमें जो हमारा बेसिक वर्क रहेगा वो रहेगा कि पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें न्यूट्रिशन का ध्यान देना है। फिर उसके बाद हमें एडिशनल डायग्नोस्टिक करनी है।
निदान कर लेना है कि हमें पता चल जाए कि ये है कि नहीं। एंड तीसरा हम वोकेशनल सपोर्ट देंगे कि हम आपको पता होगा कि नॉर्मली जब हम ट्रेंड करते हैं कि किस तरीके से आपको ये पता लगा लेना है कि अब टीबी है, अब टीबी नहीं है। सो अब हमें ये फर्स्ट एड आप सबने सुना ही होगा कि मतलब इक्विपमेंट ही नहीं, इसमें बाकी नॉलेज को भी फर्स्ट एड बोला जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी को किसी तरीके की एकदम से ही कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ गई है तो वो हम कैसे दे सहायता, तो उससे रिलेटेड ये होता है। अब इस अभियान में क्या क्या किया जाएगा, इस अभियान में आप पाइएगा इसमें 3 जो है काम किए जाएंगे। वो 3 काम क्या है आप यहाँ देखिए, ये जो इसमें हम निक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो निक्षा मित्र जो है, निक्षा मित्र किससे रिलेटेड है वो आपको देखना होगा। निक्षा मित्र रिलेटेड है टीबी से, और इसमें 3 चीजें आती है, अतिरिक्त निदान, पोषण, व्यावसायिक सहायता, ठीक है। हाँ जी। सो और सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं, आशा वर्कर होती हैं उनको भी देना, जो भी होते हैं उनको ही देना। नेक्स्ट आ जाता है क्या, निक्षा मित्र। निक्षा मित्र पहल थी, अगली आ जाते हैं निक्षा मित्र। यहाँ जो होंगे इनको नेम रखा गया है निक्षा मित्र डोनर, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पता नहीं है यूपीएससी इसकी जगह डोनर ही लिख दे, दाता या दानी तो आपको मिला है, वो डोनर ही लिख दे। क्यों? क्योंकि उनकी स्कीम का ही नाम है ये। तो ये वो हैं, वे सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में टीबी के खिलाफ प्रतिक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या किया जाएगा, ये किया जाएगा कि जो भी सुविधाएं हैं वो प्रत्येक खंड के हिसाब से, मतलब कि जिले के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से, कि वो समर्थन प्रदान करे। तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जो भी डोनर होते हैं, डोनर का से हम एक सहायता लेना चाहते हैं, तो जो भी अपने आप स्वेच्छा से आकर हमारे इसमें मिलेगा उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, डोनर, ठीक है। मतलब कि प्रत्येक, मान लीजिए कि यहाँ दिल्ली में हम, यहाँ तो चलिए म्यूनिसिपैलिटी है, सपोज कर लिए आपके गांव में उस ग्राम पंचायत भी हो सकती है, और गांव में आपने देखा होगा वार्ड भी होते हैं, वार्ड है ना, वार्ड नंबर, गली नंबर, ये तो कौन से वार्ड में कौन सा एक ग्रुप हो सकता है जिस ग्रुप को हम व्यावसायिक वोकेशनल सपोर्ट देंगे। वोकेशनल सपोर्ट मीन्स व्यावसायिक सहायता, हम ट्रेंड करेंगे उनको, और वो ट्रेंड होने के बाद अपने गांव में उस तरीके की जो भी सहायता चाहिए वो सहायता जो है प्रदान करवाएंगे। तो वो किया जाता है। देखिए वो तो नहीं होगा, क्योंकि डिस्पेंसरी का तो काम ही है करना, उनको तो करके ही देना पड़ेगा, मोहल्ला क्लिनिक भी छोड़ दीजिए। सपोज करिए आपका गांव है, आपके गांव में वार्ड बनाया गया है, आपके वार्ड में से आपको चुन लिया गया है, आपको हाँ जी। अब एक तो आप रहेंगे, दूसरा जो वार्ड में जो काम करने के लिए ही है, आप तो डोनर हो, क्योंकि आप स्वेच्छा से आए हो, एंड आपको हम ट्रेंड करेंगे, इसीलिए हमने वोकेशनल सपोर्ट मीन्स की व्यावसायिक सहायता जो है वो ली है। तो फिर व्यावसायिक सहायता के आधार पर फिर आप जो है वो अपनी आप हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज अपनी वहाँ पर दोगे, सेवाएं दोगे। तो इस तरीके से किया जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा अभी आपको। नेक्स्ट यहाँ क्या किया जाएगा, निक्षा डिजिटल एक पोर्टल बनाया गया, इससे क्या होगा, एक मंच प्रदान करेंगे जहाँ से हम सामुदायिक जो है सहायता दे पाएँ। फाइन। नेक्स्ट, पालन 100 ऐप। पालन 100 ऐप क्या है, ये एक नेशनल कैंपेन है और पेरेंटिंग ऐप है। पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है कि ये पेरेंट्स को बताएंगे कि किस तरीके से आपको करना है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आज फिलहाल में पाएंगे कि आपने देखा होगा न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है कि जो पति पत्नी हैं वो अकेले रहते हैं अपने बच्चे के साथ। तो अब दादा दादी नहीं होते, ग्रैंड पेरेंट नहीं होते, तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में उन्हें बताने के लिए कोई नहीं है कि कब क्या किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो उसके लिए ये क्या है, ये ऐप बनाया गया है। इस ऐप का नाम क्या हो, मतलब क्या इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि पहले 2 सालों में
बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, वो सब कुछ जो है ये बताएगा। तो उनके पूरे के पूरे इसमें क्या किया जाएगा, बच्चों के जीवन के जो पहले 2 वर्ष हैं उनके संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ये सब जो है सर्विसेज देंगे, ठीक है। सो पालन उससे रिलेटेड होगा। अगला आ जाता है क्या, आश्वासन अभियान। सो आश्वासन में हम आश्वासन दे रहे हैं इस टाइम पे कि हम आपका टीबी एकदम ख़त्म कर देंगे। सो आश्वासन क्या है, इसमें आप घर घर जाकर टीबी की जांच करेंगे एंड इसमें जो ये जो केस है ये किस में होने वाला है, मोस्टली ये जो आश्वासन है ये होने वाला है ट्राइबल एरियाज़ में। तो ये होने वाला है कहाँ, ट्राइबल एरियाज़ में। अब इसमें एक तो जनजातीय जो मंत्रालय है वो, दूसरा हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तो है ही, तो यहाँ पर 2 का रोल आएगा। एक तो आएगा ट्राइबल मिनिस्ट्री एंड दूसरी आएगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये तो है ही, तो इन 2 का यहाँ जो है वो आएगा। आश्वासन आप क्या दे रहे हो, आश्वासन आप ये दे रहे हो कि हम, मतलब आप ऐसे याद रखना, आश्वासन हम ये दे रहे हैं कि हम सिर्फ अपना नहीं देखेंगे। अभी जो हमारे ट्राइबल पीपल होते हैं उनको तो शंका रहती है उनको कि ये हमारा एरिया हड़पना चाहते हैं, ये हमारे यहाँ राज चलाना चाहते हैं, ये सब कुछ अपने अंडर लेना चाहते हैं। तो हमें आश्वासन किनको देना पड़ता है, ट्राइबल वालों को। सो ट्राइबल वालों को हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम तुम्हारा भला करेंगे, तुम आ जाओ, हम तुम्हारे टीबी भी ठीक करवा देंगे, ठीक है। सो ऐसे आप याद रख लेना। अगला आ जाता है, देखो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट का गोल है कि हम यहाँ पर उनका बेसिक क्या है कि बच्चे को अवेयर करेंगे कि किस तरीके से उनको मतलब कि सोशल लाइफ कैसे जीनी है। सोशल लाइफ का मतलब है, सोशल लाइफ को हिंदी में क्या बोलेंगे, सामाजिक जीवन जो है वो किस तरीके से जीना है। मतलब कि पहले के 2 वर्षों में पहला मतलब कि बच्चे को खाना खिलाना, बच्चे को बताना और माता पिता को कि बच्चे को किस समय पर क्या चीज़ चाहिए, तो वो पूरा जो है कंप्लीट हम करके देंगे। इसमें हमारा ध्यान ये रहेगा कि आपने एक वर्ड सुना होगा IQ। सो IQ किससे रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड। तो अगर मैं इसको नॉर्मली बोलूँ तो हम इसको ये बोल सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग, मानसिक विकास। आप ये ले लीजिए, मानसिक विकास लिख दीजिए, इतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है, पालन के हिसाब से। हाँ जी, एक ऐप होगा ये, ओके। इससे ही रिलेटेड एक चीज़ आपको बताऊँ मैं, अगर आप वो देखते होंगे दैट इज़ कॉल्ड एज द शार्क टैंक देखा है, पता है उसके बारे में, पता होना चाहिए राजन, थोड़ा तो, इतना नहीं बुक्स में डूब जाना है, इधर उधर का भी देखना है। तो शार्क टैंक है क्या कि वो एक प्लेटफॉर्म है, हाँ इंग्लिश में यही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ जो भी बड़े बड़े मतलब ये शार्क टैंक में बड़े बड़े वो बैठे हुए हैं इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और वो भी ऐसे हैं कि जो बहुत ही फेमस है, जिन्होंने बहुत पैसा बनाया हुआ है। जैसे कि अश्नीर ग्रोवर को आप जानते होंगे, ठीक है, वो हैं। उसके साथ ही बोट जो ब्रांड है उनका नाम क्या है, अमन गुप्ता, वो हैं। लेंसकार्ट के जो हैं वो हैं, और उसमें शुगर कॉस्मेटिक्स की हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो कोई स्टार्टअप्स होते हैं ना, मान लो कि मैंने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है आइडिया, तो वो आते हैं, आके वो अपना स्टार्टअप बताते हैं एंड देन वो उनको बोलते हैं कि हमारे स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट कर लो। सीरियल ही तो है, हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ, सीरियल ही तो है ये, कोई स्कीम नहीं है, सीरियल है ये तो। हाँ एग्जैक्टली, परसेंटेज में उनकी जो बेसिक टर्नओवर होती है उसके बेसिस पे। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि शार्क टैंक में एक आया था iMuz ऐप करके। iMuz में उन्होंने यही बोला था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं ना, हम उनको हेल्प करते हैं उनके न्यूट्रिशन को चेक करने में कि आपको किस समय में कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और आपके दिनचर्या के हिसाब से हम बताते हैं कि क्या आपकी एक्टिविटी रहेगी, किस तरीके से आपको करना है।
उन्होंने बोला कि क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि अब सब अलग अलग रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता किस समय पे क्या करना है, कैसे करना है, तो इस वजह से उन्होंने बोला ऐप के थ्रू हम बता रहे हैं। तो वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए था। ऐसे ही उसमें ही मतलब बच्चे के रख रखाव को भी सिखाना है, क्योंकि उनको नहीं पता होता शुरू में, तो वही सब चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो ऐप बनाया था, ये भी एक ऐप है, ये गवर्नमेंट ने बनाया है। जो भले वो इसमें एक तरीका है जो भले भले एक रकम से वाइट रकम भी हो जाता है, जो डाटा वही ये बात देखिए, ये तो पहले का डाटा। हाँ जी, वेरी गुड। सो आश्वासन अभियान क्या है? आश्वासन अभियान में जस्ट जनजातीय टीबी से रिलेटेड ट्राइबल एरिया में जाकर जनजातीय जो भी समुदाय हैं वहाँ उनसे हम जांच करते हैं घर घर जाकर कि किन्हें टीबी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो वो ध्यान नहीं देते हैं, दूसरा वो हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसा करके हम जो है उन्हें जागरूक करना चाहते हैं। अगला आ जाता है जनजातीय टीबी पहल। सो ये जो जनजातीय टीबी पहल है ये क्या है? ये केंद्रीय टीबी विभाग की एंड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। अब इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय तो रहने ही वाला है, क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर तो मैंने आपको ये स्कीम बताई ही है। अब ये क्या है? ये जो हमने जनजातीय टीबी पहल बनाई है ये USAID, तो आप देखेंगे USAID जो कि करता है कहाँ? इंटरनेशनल लेवल पर, उसके हिसाब से यहाँ पर हमने बनाई हुई है, मतलब कि उसके अंडर हमने बनाई हुई है। अब सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि आपको होमवर्क है कि USAID के बारे में पढ़ के आना है, पर बुरी बात क्या है कि आप सब करके ही नहीं लाते हो। आप सबको पता है इंग्लिश मीडियम वाले को मैं कितना होमवर्क देती हूँ, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते हो, उनको इतना होमवर्क देती हूँ मैं, एंड कंप्लीट करके लाते हैं। आप मैं आपका वीडियो करके है ना जो आप देते हो कि और उनके लिए बेनिफिट तो ये बोलना चाहते हैं कि आप सब नहीं करते हो, वो करते हैं, इस वजह से वो करके लेकर आते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं ही UPSC की करता धरता हो जाती तो UPSC मुझे ही साइन करने आ जाता, ठीक है, जो कि नहीं हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हाथ पैर मार सकते हैं इधर उधर, तो वो बिलीव मेरे ऊपर नहीं, बिलीव अपने किए हुए पे करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि अंडर द सन कुछ भी आ सकता है, तो वही आपको जो है करके रखना पड़ेगा। सो अगला क्या आ जाता है? अब इन्होंने क्या करना है? इन्होंने ये देखना है कि आबादी के बीच में टीबी का देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं का कैस्केड में क्या सुधार हो रहा है। अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है ये मैं जस्ट आपको बता देती हूँ कि इस वर्ड का मतलब क्या है। इस वर्ड का मतलब है कि एक के बाद एक जो है स्टेज के बाद चीज़ें जो हैं वो बुरी होती चली जाती है। अब मान लीजिए इसका मतलब होता है कि एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, लास्ट तक तो और बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करना चाहते हैं? जो बुरे प्रभाव आते हैं उसमें हम सुधार करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई एक फैमिली मेम्बर है, 5 फैमिली मेम्बर थे, उसमें से एक को जो कि उनका मेन पर्सन था मान लीजिए, उसको हो जाता है टीबी। तो अब ऐसा करके उनका जो अर्निंग का सोर्स है वो हो जाएगा कम, दूसरा उनकी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। हेल्थ भी ख़राब हुई, अर्निंग का उनका सोर्स भी कम हुआ, उसके साथ साथ दूसरे बाकी जो हैं उनकी बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन पर फ़र्क आएगा। एजुकेशन पे फ़र्क आया तो उनको आगे अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी। तो इससे क्या हो जाता है? पूरा का पूरा ये आगे 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 खिसकता चला जाता है। ऐसे ही अगर हमने उनका टीबी का इलाज कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा? इसके अच्छे कैस्केडिंग इफेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, तो उससे बढ़ता चला जाएगा। तो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर आने के बाद क्या दुष्प्रभाव या क्या अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आ जाता है क्या? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। पहले आपको ये 11 तक करवा देती हूँ, मिसलेनियस से ऊपर जो होंगे उसके बाद आपको दूंगी। अरे नहीं, अभी तो नहीं आएगा, पर फायदा नहीं होता है, आप सब करते ही नहीं हो, याद ही नहीं रखते हो। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय।
उसमें पहला आता है इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट है, जहां आप क्या करोगे, आप डेटाबेस मीन्स कि आप इंफॉर्मेशन को एक जगह पर कलेक्ट करके रखोगे ताकि उस इंफॉर्मेशन का आप अच्छे से मैनेजमेंट कर पाओ। तो ये मैनेजमेंट से संबंधित होगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हम ये देखेंगे कि जो दवाएं होती हैं उनके मूल्य पर हम नियंत्रण रख पाए। इसके अंडर एक अथॉरिटी आती है। अब आपने क्या रख लेना, आपने रख लेना है थंब रूल। अब वो थंब रूल क्या है? थंब रूल ये है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ आपको। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA। NPPA का काम है क्या कि जो भी प्राइस होते हैं किनके, जो भी दवाएं होती हैं उनके, उन प्राइसेस को वो जो है डिसाइड करके बताए। अब हुआ क्या था, जो NPPA है, ये NPPA, इसकी क्या हुई थी कि इसकी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई थी अभी हाल ही में। इसकी जो 25th एनिवर्सरी थी, उस एनिवर्सरी पर दो काम किए गए। क्या? एक तो जो IPDMS है इसे, और दूसरा फार्मा सही दाम 2.0 बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे 1 के बाद अगर पॉइंट के बाद कुछ लिखा होगा ना, 0 लिखा होगा, तो 1.0 नहीं बोलते हैं, 1.0 बोलते हैं उसको, या 2.0 बोलते हैं, ठीक। लिखा 0 ही जाता है, बोलते O है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखा जाएगा 2.0, ऐसे लिखा जाएगा 2.0, बोलेंगे क्या 2.0। नहीं, 0 इसलिए नहीं बोलते क्योंकि 0 का अपने आप में क्या वैल्यू है, पॉइंट के बाद 0 का क्या वैल्यू है, उसका मतलब तो 2 ही है ना। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? जब रोबोट 2.0 आई थी ना मूवी, तब से ये स्टार्ट हुआ था। अब आपने क्या देखा, दैट NP नहीं, वेब 3.0, वेब 5.0 बोलते हैं। नहीं, 0 नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं, नहीं 0 नहीं बोलते हैं, 0.0 ही बोला जाता है। लैंग्वेज की फॉर्म में 0.0 ही बोला जाता है। नहीं जब पॉइंट के बेसिक क्या है कि जब न्यू वर्जन आते हैं ना, तो न्यू वर्जन के केस में बोला जाता है एंड 0.0 ही बोला जाता है ये, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, नॉर्मल बात करने की ही चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे पता चल जाता है, ठीक है। सो अब आप क्या समझ लीजिए दैट कि NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, उनकी हुई क्या 25th एनिवर्सरी, जिस पर क्या किया गया, दो चीज़ों को हमने बनाया, एक IPDMS और दूसरा फार्मा सही दाम 2.0। सो इन दोनों का ही ये सेकंड वर्जन था, पहला वर्जन नहीं था। अब अगर मिनिस्ट्री के अंडर दवाओं का प्राइस सेट करना होता है तो उसकी जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? NPPA की। तो प्राइस का जहाँ सेट करना होता है वो कौन करके देता है? NPPA। अब ये जो NPPA है, ये क्या है? ये एक अथॉरिटी है। अब इस अथॉरिटी को कोई होगा जो कि बता रहा होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो अब आप क्या समझ लीजिए, एक हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब एक ऊपर से नीचे तक, मतलब एक आप क्रमबद्ध तरीका होता है। अब वो क्या है? हाँ जी, सबसे पहले आती है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है कौन? NPPA। NPPA है क्या? ये एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें पोजीशन होगी और उस पोजीशन पे कोई लोग बैठे होंगे, मतलब जीते जागते पर्सन होंगे जो काम करके देते होंगे। अब वो तो काम करते हैं, ये काम
करते किसके डर से है या किसके अंडर है? इनके अंडर आता है DPCO, जो कि है क्या? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो अब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंडर क्या है? इसके अंडर है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो क्या बोलते हैं? जो ये बोलते हैं कि हमारे अंडर NPPA है जो कि प्राइस सेट कर सकती है। किसका प्राइस सेट कर सकती है? ड्रग्स का। तो अब अगर आपको कहीं दिखा मिले कि DPCI के पास पावर है, तो पावर है, परंतु उसने अपने अंडर पावर किसे दी हुई है? NPPA को। तो अल्टीमेट अगर कोई एक सिंगल बॉडी होगी जो प्राइस सेट करेगी, वो NPPA ही करेगी। ये गांठ बांध के रख लेना आप अच्छे से। अगर NPPA बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर NPPA, देखो UPSC ये काम तो करता ही नहीं है कि लाइक दोनों ही को एक ही बारी में दे देगा। DPCO है जो रूल देता है। उस रूल में उन्होंने बोला हमारा राजा कौन? हमारा राजा NPPA। तो NPPA जो है उनके लिए करके देता है। हो गया? चलिए अब आ जाइए यहाँ पर। पहले चलिए NPPA के लिए हम देख लेते हैं। ये क्या है? राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण एक प्राधिकरण है। 1997 में भारत सरकार के प्रस्ताव के द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो हमने देखा, उसके फार्मास्यूटिकल विभाग में, उसका क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल में क्या किया गया? उसके अंडर NPPA को बनाया गया। तो आप समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल, उसके अंदर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, और उस डिपार्टमेंट के अंडर क्या कौन बनाया है? NPPA। ठीक है, सो NPPA उसका काम क्या है कि फार्मास्यूटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना। महत्वपूर्ण क्या है कि यह मूल्य को निर्धारित करता है, सस्ती दवाओं का उपलब्धता करवाता है, एंड ये सुनिश्चित करता है कि वो सस्ती दवाएं लोगों तक पहुंच पाए। तो ये काम ये करके देता है। हो गया? चलिए अब हम देख लेते हैं IPDMS में क्या हुआ। IPDMS में इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि व्यवसाय करने में आसानी बने, इसीलिए हम इस इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि ये एक दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के तौर पर जो भी अनिवार्य विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करने के लिए एक एकल खिड़की के तौर पर काम करे, जिससे कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी परमिशन लेनी हो या कोई रूल रेगुलेशन बनाने हो, तो वो सब आप कहाँ से कर सकते हो? इस एक सिंगल खिड़की के द्वारा कर सकते हो, जो कि क्या है? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि कागज रहित काम काज करने की हम कोशिश करेंगे। तो IPDMS में ये किया जाएगा। तो IPDMS क्या है? ये इंफॉर्मेशन का एक डेटाबेस है। ये डेटाबेस के अंदर पावर किसके पास है? NPPA के पास है। तो NPPA क्या करता है? NPPA प्राइस को सेट करता है। ये क्या है? ये डेटाबेस एक सिंगल खिड़की है, सिंगल विंडो, जिससे कि आकर आप अपना किसी भी तरीके की परमिशन जो है वो ले सकते हो। तो उसके अंडर जो है ये किया जाएगा। DPCO जो है वो एक ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, जिसने अपनी अंदर पावर NPPA को दी हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं NPPA उनका किंग है। तो उसके अंडर ना बोलो, ये बोलो उसने जान के अपनी पावर दी है उसको। ठीक है, चलिए अब आ जाता है क्या? फार्मा सही दाम 2.0। सो ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण एक प्राधिकरण है। यहाँ पर क्या किया जाता है? दवाओं की खरीद के समय उनकी अनुसूचित और गैर अनुसूचित दवाइयों की कीमतों की तुरंत जांच की जाती है, और अगर कोई विकल्प हमारे पास है तो वो भी आप ऑनलाइन जो है उसको देख सकते हो। मान लीजिए कि मैं दवाई लेने गई हूँ,
तो उसकी दुकान पर मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी ये मेरे से कितना प्राइस ले रहा है, तो उसी दवाई को मैं इस ऐप में डाल के देखूँगी कि इसका प्राइस क्या है। और अगर मान लीजिए कि ये दवाई मुझे नहीं मिल रही है तो मैं ऐप में ये डाल के देखूँगी इसकी जगह मैं कौन सी और इसका सब्स्टिट्यूट के तौर पर कोई और दवा को मैं ले सकती हूँ, तो उसके हिसाब से भी आप ये देखोगे तो ये किया जाता है। समझ आ गया होगा आप सभी को? ओके, नेक्स्ट आता है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। सो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे नेशन में एक ही फर्टिलाइज़र होना चाहिए। अब ये कैसे किया जाएगा? यहाँ हमने एक ब्रांड बनाया है जिसका नाम है भारत ब्रांड। अब ये भारत ब्रांड क्या है? भारत ब्रांड से हम क्या कर रहे हैं, इससे हम पूरे देश में एक उर्वरक ब्रांड में एक रूपता लाना चाहते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आप मान लीजिए आपका जो फर्टिलाइज़र का जो थैला है उस थैले को आप लेंगे और उस थैले पर जिसने उसको बनाया है, मान लीजिए मतलब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जहाँ भी आए मेरा ही नाम आए और किसी का नाम ना आए। हाँ जी, तो एक फर्टिलाइज़र का ये पैक है, उस पैक पर 1/3 हिस्से में जिसने वो बना रखा है वो अपना नाम मेंशन कर सकता है। बाकी के 2/3 हिस्से पर भारत ब्रांड जो है, भारत उसको मेंशन किया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि सिंगल जो है फर्टिलाइज़र, उसके हिसाब से सिंगल फर्टिलाइज़र को हम जो है शो करेंगे। इससे हम पूरे भारत में ऐसा हो जाएगा कि हर जगह पर एक ही फर्टिलाइज़र मिल रहा है। जैसे कि आपको ये लगेगा कि आपने एक ही तरीके का फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, चाहे ब्रांड कोई भी बना के दे रहा हो। अब अगर उस पर 2/3 हिस्से पर भारत ब्रांड होगा, वो कौन से पर होगा? जिन फर्टिलाइज़र के ब्रांड ने परमिशन लेकर बनाया हुआ होगा, और जिन्होंने परमिशन लेकर बनाया है हमें वही बेचना है, वही कोई खरीद सकता है। इससे क्या हो जाएगा, इधर उधर के जो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं वो नहीं बनाएंगे और वो इस तरीके से चीज़ें नहीं करेंगे। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जिसके ऊपर आप स्टार कर लीजिए कि सरकार ने उर्वरक पर एक न्यू ई-पत्रिका बनाई है जिसका नाम है इंडियन एज। तो अब ये हो जाएगा इंडियन एज किससे संबंधित है? वन नेशन वन फर्टिलाइजर से संबंधित है, यही आप लेकर चलोगे। ओके, सो इसमें हमने इसीलिए बनाया है ताकि कि बहुत ही कहीं से भी कोई भी उठ के बनाना स्टार्ट कर देता है एंड बनाते हैं, और कितना भी आप कहीं से भी खरीद सकते हो, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उर्वरक एक्चुअली में कैसे यूज़ हो रहा है। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये रेशो होनी चाहिए, परंतु ये रेशो तो होती ही नहीं है। हम कहाँ पहुँचा देते हैं, हम तो ऐसे रेशो को पहुँचा देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि इलीगल रूप में भी फर्टिलाइज़र बिक रहा है। अब हमें पता है कौन बना सकता है फर्टिलाइज़र, हमें पता है कितना बनाना है, कितना बेचना है, उसके हिसाब से वो हमारे परव्यू में आ जाएंगे। और जैसे वो हमारे क्षेत्र में आ जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि अगर किसी ने हमारे नियमों का उल्लंघन किया तो वो हम उनको पकड़ने वाले हैं। और ऐसा करके हम जो फर्टिलाइज़र बहुत अधिक मात्रा में यूज़ होता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, 4:2:1 NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। हाँ, कि नाइट्रोजन जो है वो 4 की रेशो में होना चाहिए एंड जो आपका फास्फोरस है वो 2 एंड जो पोटेशियम है वो 1। बट हम एक्चुअली में क्या करते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन को यूज़ करते जाते हैं। मतलब एक फर्टिलाइज़र जब आप अपनी सोइल पर यूज़ कर रहे हो तो ये लेवल होना चाहिए, इस प्रोपोर्शन में आपने डालना चाहिए। ठीक है, अगला आपका आ जाता है बल्क ड्रग पार्क BDP के प्रचार। ये शुरुआत आपने करी थी 2020 में, केंद्रीय रसायन मंत्रालय के अंदर ये आता है। ये हम क्या करने वाले हैं, हम अपने बल्क ड्रग पार्क बनाने वाले हैं। 3 बनाएंगे हम। कहाँ बना रहे हैं? एक हिमाचल प्रदेश, एक गुजरात और एक आंध्र प्रदेश में हम बना रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि हमारे जो हम ड्रग बना रहे हैं उसका हमारा प्रमोशन होगा, उसको हम जो है मतलब विकास करेंगे हम उसका।
अब हम बना रहे हैं तो ऐसा करके हम जो बाकी जैसे चाइना हो गया, ये हो गया, तो इनके भी कॉम्पिटिटर हम बन सकते हैं, तो वो जो है किया जाएगा। अगला आता है क्या, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये इससे हम क्या करेंगे, इससे हम उन्हें वन स्टॉप शॉप प्रोवाइड करवाएंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, वन स्टॉप शॉप, जिससे कि आप उत्पाद को खरीद सकते हो और ये कृषि क्षेत्र से संबंधित रहेगा। यहाँ आप क्या कर सकते हो, बीजों से रिलेटेड, उर्वरक से रिलेटेड, उपकरणों से रिलेटेड किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी भी तरीके की आपूर्ति अगर करनी है तो वो यहाँ से की जा सकती है। इसके साथ साथ ये जो हम बनाएंगे ये किसान समृद्धि केंद्र, ये आपको जो भी गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके की स्कीम बनाई है तो वो स्कीम की भी इंफॉर्मेशन आपको वो देगा। तो ये क्या करने वाला है, केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देने वाला है। तो ये जो है आपका वन स्टॉप शॉप रहेगा कि जहाँ अगर आप आओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर। कस्टम हायरिंग सेंटर। सो कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब क्या होता है, कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब ये होता है कि ये जो हायरिंग सेंटर है, यहाँ जाकर आप किसी भी तरीके की मशीनरी मतलब ट्रैक्टर या किसी भी तरीके का उपकरण जो कि आपके कृषि क्षेत्र में सहायक होता है, वो वहाँ जाकर आप ले सकते हो और उसे आप किराए पर मतलब ले सकते हो और लेकर काम करके वापस से किराए के साथ जो है गवर्नमेंट को वापस कर देते हो। तो ये भी जो है ये वन स्टॉप शॉप में आपको ये भी मिलेगा। ठीक है, सो अभी जो आपकी स्कीम हो गई है, 5 मिनट का मैं टाइम दे रही हूँ, एक बार आप शॉर्ट में जल्दी से उनको कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट करेंगे आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
हाँ जी, हो गए कंप्लीट। चलिए देख लेना, समझ आ गया आप सबको? किसी को कोई डाउट रहा हो तो बताइए, आगे करवाऊं? एक बार ये तो वन स्टॉप शॉप का मतलब है कि अगर आपको अपने कृषि से संबंधित किसी भी तरीके के इनपुट मतलब सीड चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई उपकरण चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप जस्ट आइए इस वन स्टॉप शॉप में, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। कि ये ऐसी शॉप है जो कि आपका ये स्टॉप है, इसी स्टॉप पर आकर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब उपलब्ध होगा। जो ड्रग बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे। ओके, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी भी तरीके की दवाई बना रहे हैं तो वो दवाई तो क्या हो गया, पाउडर हो गया। उस पाउडर को बांधने के लिए हमें और उसे पचाने के लिए, उसे पहुंचाने के लिए हमें एक इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, जो कि होता है क्या, एपीआई। बिना एपीआई के आप कभी भी दवा बना ही नहीं सकते हैं। और माना क्या जाता है कि भारत में एपीआई ये उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इस एपीआई के चक्कर में हमें चाइना के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो हम चाइना के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसीलिए तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर था वो इतना फ़ायदा नहीं उठा पाया था इन केस कि जब हमने कोविड का समय आ गया था। तो कोविड के समय में हम हाइड्रोक्लोरोक्विन एक मेडिसिन बना रहे थे जो कि मलेरिया के लिए यूज़ होती है। भारत में मलेरिया के बहुत केस होते हैं। अब वही जो मेडिसिन थी वो पाया गया कि कोविड के दौरान भी वो उसका जो है प्रभावशील है वो, परंतु क्या हुआ कि वो प्रभावशील मतलब हम मानी गई, परंतु हम बहुत अधिक क्वांटिटी में उसको नहीं बना पाए। बनाई हमने बहुत, भेजी भी, परंतु जिस लिमिट तक बनाना चाहिए था वहाँ तक हम नहीं बना पाए। ठीक है, ओके। क्या अच्छा, 3 राज्यों को, हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं, पार्क बना रहे हैं जहाँ पर बल्क क्वांटिटी में ये दवाएं बनाई जाएं। तो ऐसा बना रहे हैं कि केंद्रित वहीं पर हो जाए ये। नेक्स्ट देख लीजिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ये क्या है, प्रधानमंत्री अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज, पीएम उदय इसका नाम है, UDAY। कि क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी कॉलोनीज़ हैं वो क्या होती है, अनअधिकृत तौर पर बना दी जाती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने बिल्डिंग बनी हुई थी, किसने बनाई, कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई। आपने क्या करा, आपने पैसे देकर वो बिल्डिंग में एक फ्लैट ले लिया। अब आती है गवर्नमेंट, एंड पैसा कैसा होता है कि घर लेने में या बनाने में पैसा मतलब कि आपने अपनी पूरी पूंजी लगाई होगी उसमें, अपनी मेहनत की। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट बोले ये तो अनधिकृत है। ऐसे केस में किसका नुकसान हुआ है, जो रह रहा है मिडिल क्लास पर्सन उसका हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट लाई है उदय स्कीम, जिसमें क्या किया जाएगा, वो क्या करेगी, वो अनाधिकृत जो भी कॉलोनीज हैं उनमें संपत्तियों का स्वामित्व अधिकार देगी। अब जो स्वामित्व अधिकार देगी इसका मतलब ये नहीं है कि कल को मैं भी आ जाऊं सामान रख के और मैं बोलने लगूं कि अरे मैंने भी तो पैसे दे के यहाँ पे लिया था। ऐसे नहीं, अगर आप वहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं या लंबे समय से चलिए नहीं रह रहे, तो भी आपके पास
कागज है, मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्टर से खरीदा, आपने कुछ तो पता होगा आपको, किसी तरीके से तो आपने खरीदा ही होगा। तो दो चीज़ें होती है, एक तो होती है रजिस्ट्री जो कि होती है पक्की, एक होती है पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि होती है थोड़ी आप बोल सकते हो कि टेम्पररी नेचर की होती है। तो आप जब भी दोनों ही कागज अगर हमें दिखा सकते हैं तो हमें पता तो चले आपने कितनी जो है अमाउंट दी और किस तरीके से दिया है, तो उसके बेसिस पे जो है हमें पता चल जाता है। तो ऐसा करके सरकार क्या कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर है मतलब जो वहाँ रह रहे हैं उन्हें नुकसान ना हो, अगर आप मुझे पुख्ता कागज प्रदर्शित कर पाओ और बता पाओ कि आपने कहाँ कब और कितने में ली थी, तो तब ये किया जा सकता है कि हम उस अनाधिकृत क्षेत्र को लीगलाइज कर दें और आपको उसका स्वामी बना दें। तो ये जो है स्कीम में किया जाएगा। समझ आ गया आप सबको? वेरी गुड। देखो कुछ पता नहीं है कि इस तरीके, नहीं आपको पता होना चाहिए कि कम से कम, बट हाँ ये नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी में नहीं करेंगे उसमें करेंगे। नॉर्मल है कि ये क्या यहाँ लीगलाइज कर दिया जाएगा, मतलब सवाल ये उठता है कि क्या स्वामित्व दे दिया जाएगा, तो स्वामित्व का अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है क्या, पीएम स्वनिधि। शुरुआत कब हुई थी? 2020 में। किसके अंडर आती है ये? सिडबी के अंडर। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो सिडबी है ये किसके अंडर आता है? IDBI के अंडर। तो वो क्या करता है? वो ये करता है कि उसको किसी भी तरीके की रीफाइनेंसिंग करनी है, कुछ भी करना है उससे रिलेटेड, मान लीजिए स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड या रूरल एरियाज़ में जो भी उनको डेवलपमेंट करनी है, तो वो IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1982 के दौरान कुछ बना होगा ये। ठीक है, ओके। अब पीएम स्वनिधि योजना में क्या किया जाएगा? इसमें जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जैसे कि जो फेरी वाले होते हैं, केवल फेरी वाले नहीं, जो कि स्मॉल एरियाज़ में एस्टेब्लिश भी करके रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ जूस वाला हो गया, ये डेली आके बैठते हैं, तो ये इस तरीके के स्ट्रीट वेंडर को क्या करेंगे? किफ़ायती ऋण देंगे। अब ये ऋण कैसे होंगे? ये कोलैटरल फ्री होंगे, मतलब कि आपको कोई भी संपार्श्विक के बिना, मतलब आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, तो बिना गिरवी के ये लोन दिया जाएगा। लोन कितने का दिया जाएगा? 10,000 का दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? जिससे कि आप कार्यशील पूंजी खरीद सके। अब कोविड के दौरान क्या हो गया था? इनका काम क्या है? इनका काम ये है, आज मैंने 500 रुपये कमाए हैं, कल मैं 400 रुपये के वापस से गोलगप्पे बना के लेके आऊँगी, फिर वापस से मैं अपना गोलगप्पे बेचूंगी, 600 रुपये बना के लाऊंगी, तो 500 के गोलगप्पे वापस से, मतलब 100 रुपये डेली खा लेना है और वापस से जो है पैसा लगा देना है। तो इनका ये काम होता है। अब कोविड के दौरान इनकी एक जो उनका पैसा था वही सारा इन्होंने खा लिया, तो अब वापस से स्टार्ट करने को कुछ नहीं था, तो गवर्नमेंट ने बोला 10,000 रुपये मैं दूंगी। अब इसमें ही इसके साथ साथ क्या किया जाएगा? इसके साथ साथ 10,000 के तो अलावा बाद में 20,000 और 50,000 के ऋण के साथ 7% की ब्याज सब्सिडी जो है वो भी प्रदान की जाएगी। तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें पहले तो 10,000 का लोन तो ये दिया ही दिया जाएगा, उसके बाद बढ़ाकर उसको 20,000 और 50,000 तक किया जा सकता है। और इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से? 7% की। तो मान लीजिए हम आपको बोल देंगे जाके लोन ले आओ बैंक से, बैंक कितने में देगा आपको? 10% में। अब 10% में 7% कौन देगा? गवर्नमेंट। आपको कितना देना है? 3%। अब जो बैंक बोलेगा मेरे पास नहीं है आपको पैसा देने के लिए, बैंक ये बोल देगा, तो पीछे से कौन आएगा? सिडबी आएगा। सिडबी आके क्या बोलेगा? ले मैं दे रहा हूँ पैसा, तो इसको लोन दे। समझ यहाँ ये लीजिए, सिडबी खुद नहीं आके देता है कभी भी, वो क्या करता है? इनडायरेक्ट, मतलब उसको बोलते हैं हम रीफाइनेंसिंग। कि एक बार पैसा किसने दिया है? बैंक ने। बैंक को पैसा किसने दिया है? सिडबी ने। तो इसको हम बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। तो सिडबी रीफाइनेंसिंग करता है, फाइनेंसिंग नहीं करता है, ये आप समझ लेना। नाबार्ड भी यही करता है, रीफाइनेंसिंग करता है। नेक्स्ट आ जाता है क्या? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। अब ये क्या है? ये प्रधानमंत्री की सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को औपचारीकरण, कि यहाँ हम फॉर्मलाइजेशन करेंगे, औपचारीकरण करेंगे। अब
ये जो है खाद्य, आप ये देखना कि ये हम यहाँ कर रहे हैं आवास और शहरी मामला, इस स्कीम के ऊपर ना आप मार्क कर लीजिए, ये ना गलती से इस मंत्रालय के अंडर आ गया है, ये आता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंडर। ये स्कीम जो है ये आवास के अंडर नहीं आती है, इस मंत्रालय के अंडर नहीं आती है, ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंदर आती है। तो इसको मार्क कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, कभी आप इसको हाउसिंग वाले के अंडर डाल दें। अब इंडिया में क्या माना जाता है? इंडिया में ये माना जाता है कि हमारे पास खाद्य उत्पाद तो हैं, कैसे? रॉ फॉर्म में, रॉ मटेरियल, परंतु हम उनका प्रसंस्करण नहीं कर पाते हैं, सही से प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमारे पास लॉस होता है। अगर हम वैसे देखें तो भारत दूध का, दाल का, जूट के उत्पादन में पहला, फल और सब्जियों में दूसरा और अनाज में तीसरे स्थान पर है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो दाल के केस में हम सबसे बड़े उत्पादक हैं और हम सबसे बड़े उपभोगकर्ता भी हैं और हम सबसे बड़े आयात हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, दालों को इंपोर्टर हैं हम सबसे बड़े, ठीक है, दालों के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं हम। अब आयात निर्यात आई डोंट नो, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। इंपोर्ट मतलब कि बाहर से मंगवाना एंड एक्सपोर्ट मतलब कि बाहर भेजना। आप इसीलिए जिनको दाल अच्छी लगती है खानी कम कर दो, क्योंकि डेली घर में दाल बन रही होती है। ठीक है, किस किस को पसंद है आप में से दाल? महीने में 1-2 बार? तो मतलब यही वाला सीन है, मतलब अरे नहीं, हमारे वहाँ तो डेली शाम को सबके चावल बन रहे हैं, दाल बन रही है, चावल बन रही है, दाल बन रही है। अरे हमारी तरफ तो बहुत खाते हैं। मेरे घर पे नहीं बनता है, पर पड़ोस में मतलब पता चलता होता है ना, छत से पता चलता होता है कि सबके घर पे क्या क्या बन रहा है, वही वाला। हाँ, हमारे घर सुबह में मतलब चावल और शाम को रोटी, शाम को चावल। नहीं, हमारे तो वही बोलते हैं ना हरियाणा वाले, कुछ भी पचा सकते हैं, कभी भी पचा सकते हैं, तो वही वाला सीन होता है। नहीं, हमारे इधर मतलब जो करनाल वाला रीजन है ना, करनाल, कैथल और ये कुरुक्षेत्र वाला, अंबाला वाला है, यहाँ तो चावल है ना रात में बनते ही बनते हैं। नहीं, मैं कैथल से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अभी समझाती हूँ। तो फूड प्रोसेसिंग कम, क्या क्या क्या? ओके, आपका क्वेश्चन है कि महंगाई क्यों है। अगर हम दाल के केस में बात करें तो जो भी चीज़ हम डिसाइड करते हैं प्राइस, वो 2 चीज़ों पे डिसाइड होता है, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई, मतलब मांग और आपूर्ति। ठीक है, इन्हीं के ऊपर से होता है। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी विडंबना क्या है। सबसे ज़्यादा तो आपने प्रोड्यूस किया है, पर आप सबसे बड़े उपभोगकर्ता हो। आपकी घरेलू जो उत्पादन हुआ है उससे आपकी मांग पूरी नहीं हो पाती है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब आप इंपोर्ट कर रहे हो, उस केस में भी आपकी मांग इतनी अधिक है कि आपकी आपकी आपूर्ति उसे पूरा नहीं कर पाती। सो जब आपकी आपूर्ति उसे पूरा नहीं कर पाती तो उस केस में क्या होता है? जब डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस बढ़ जाता है, सो प्राइस बढ़ जाता है। तो वही एक रीज़न है। दूसरा, गवर्नमेंट क्या कर रही है? PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू दाल भी तो दे रही है ना गवर्नमेंट, तो वहाँ पर भी इतनी कंजम्पशन होती है। एंड उसके आने की वजह से तो दाल की जो सिचुएशन थी और ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके अंडर दाल आती है एंड उसके थ्रू दाल करप्शन से वापस निकाल दी जाती है। देखा होगा ना आपने कि अनाज तो वहाँ गंदी मतलब क्वालिटी का आता है, परंतु दाल बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है। एंड दाल फिर
अलग तरीके से निकाल दी जाती है कि साइन किसी का करवा लिया, दी है नहीं दी है, उसको अदरवाइज बेच दिया जाता है। तो इस वजह से पूर्ति मतलब फिर भी मांग मार्केट में बनी रहती है, तो उस वजह से उसका प्राइस जो है ज़्यादा है। हाँ, ब्लैक बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं। जूट के केस में तो ये बोला जाता है कि हम टक्कर करते हैं मतलब बांग्लादेश को, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के पास तो हमारा ज़्यादा रीजन चला गया था। हाँ, उस बेसिक क्या है ना कि एक तो हम स्ट्रगल करके आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि जूट का जो ज़्यादा क्षेत्र है वो उन्हीं के पास चला गया था। दूसरा, उनकी जो घरेलू मांग है वो अधिक नहीं है, तो ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं, ऐसा करके वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर देते हैं एंड वहीं उनका वहाँ नाम आ जाता है। ऐसे ही भारत के केस में ये पाया जाता है कि चावल जो है बहुत अधिक मात्रा में हम बनाते हैं, उगाते हैं एंड निर्यात भी हम करते हैं। पहले निर्यात कौन करता होता था? चाइना करता होता था, बट अभी इंडिया जो है कभी इंडिया का आगे आ जाता है, कभी चाइना का आगे आ जाता है चावल के केस में। अनाज के केस में मतलब गेहूं के केस में तो आपने देखा ही है कि गेहूं के केस में अगर हम बात करें तो यूक्रेन, ठीक है। अब अमेरिका के केस में हम बात करें तो अमेरिका रोने लग गया था जब हमने अपने निर्यात के ऊपर बैन लगाया था कि अब हम नहीं अपनी गेहूं को बाहर भेजेंगे, तो सबसे पहले रोने लग गया कौन? यूएसए, अमेरिका। तो यही वाला जो है सीन रहा है। अब जो अभी आप पूछ रहे थे कि खाद्य प्रसंस्करण में क्या क्या किया जाता है, अगर आप रॉ मटेरियल के ऊपर किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसे फूड प्रोसेसिंग बोलेंगे। अब समझ लीजिए कि प्रोसेसिंग क्या, पहले बोला जाता था कि प्रोसेसिंग का मतलब है कि आप उस प्रोडक्ट की, जो भी मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की फॉर्म चेंज कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की फॉर्म चेंज कर रहे हो। फॉर्म चेंज से मेरा मतलब क्या है? अगर आपको मिला है क्या, आपको मिला है ऑरेंज, तो आप ऑरेंज से उसका ऑरेंज जूस बना रहे हो या स्क्वैश बना रहे हो या जेली बना रहे हो, तो मतलब ऑरेंज था, आपने उसकी फॉर्म चेंज कर दी। पहले होता था ये। अब इसकी जो डेफिनेशन है इसको और ज़्यादा वाइडन बना दिया गया है। अब क्या बोला गया है कि अगर आपने उन ऑरेंजेस के ऊपर अपना ब्रांड का चिट लगा दिया और उसे एक बॉक्स में बंद करके मार्केट में निकाला, तो उसे भी प्रोसेसिंग बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या करी है? आपने करी है ब्रांडिंग। आपने क्या करी है? आपने करी है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप ये बता देते हो कौन सा अच्छी क्वालिटी का है, मतलब कौन सा ग्रेड ए का है, कौन सा ग्रेड बी का है, उसके हिसाब से आपने ग्रेडिंग कर दी एंड तब आपने ब्रांड का अपना वो चिपका के वो बना दिया। तो मतलब किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग करना, किसी भी तरीके की ग्रेडिंग ब्रांडिंग करना, वो प्रोसेसिंग में माना जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग में माना जाता है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस योजना की मुख्य विशेषताओं को देंगे। यहाँ 2 लाख जो है FMI को क्रेडिट लिंक जो है सब्सिडी के रूप में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी। यहाँ हर एक मतलब बेसिक ये किया जाएगा कि जो भी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी एंड उसमें जो अधिकतम जो सीमा रहेगी वो 10 लाख यूनिट तक की रहने वाली है। इसके साथ साथ जो यहाँ पूंजी दी जाएगी, बीज पूंजी, सीड कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, वो 40,000 रुपये जो है वो हो सकती है। एंड इसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, हमारा मेन ये रहेगा कि हम उनको, हमारा मेन ये रहेगा कि हम यहाँ पर जो एक वर्ड बोला जाता है वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट, वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको आप देखोगे यहाँ अपशिष्ट से संपदा उत्पाद, लघु वन उत्पाद और आकांक्षी जिले जो है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट जो है, उनके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। ये क्या, इसको क्या बोला जाता है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आपको पता ही होगा। हाँ जी, ये है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और ये है एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट।
एंड यहाँ हम योजना अपशिष्ट से संपदा उत्पादों का, जिसको हम बेसिक बोलते हैं कि वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर जो है ये इस योजना में जोर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप बेसिक यहाँ पर ये समझ लीजिए वेस्ट टू वेल्थ से हमारा क्या मतलब है। हाल फिलहाल में हमने क्या किया हुआ है, हमने ये बोला है कि जो एथेनॉल होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम जो बेगासे एंड मोलासिस, ये दो वर्ड बोले जाते हैं किसके केस में, शुगर केन के केस में। सो जब आप क्या करते हैं, शुगर केन से बना रहे होते हैं जागरी, गुड़ बना रहे होते हैं, तो तब जूस का वो जो ब्लैक जला हुआ पोर्शन बच जाता है, तो वो जो ब्लैक जला हुआ पोर्शन है उसको बोलते हैं मोलासिस। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर केन का कंटेंट भी होता है, मतलब वो मीठा भी होता है, एंड वो उससे आप क्या कर सकते हो, एथेनॉल मीन्स फ्यूल बना सकते हो। पहला तो ये। दूसरा होता है बगासे। बगासे मीन्स कि जो शुगर केन है उसका जो वो फाइबर वाइट रेसे वाला पोर्शन बच गया है जूस निकालने के बाद, उसको बोलते हैं बगासे। ठीक है, खोई। ठीक है, नहीं, बगासे इज अ इंग्लिश वर्ड। ओके, खोई। तो खोई एंड एक बोला जाता है क्या, मोलासिस। दोनों मैंने ये बता दिया होते क्या, आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है कि नहीं, मुझे बता दीजिए। इससे आप क्या बना रहे हो, एथेनॉल। एथेनॉल क्या है आपके लिए, वेल्दी प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इससे आप अपना ग्रीन फ्यूल की तरफ बढ़ सकते हो। तो ये तो एक हो ही गया। दूसरा स्टार्च, दूसरा होता है स्टार्च। और होता है स्टार्च मीन्स जो मतलब मेज, मक्के का पौधा होता है ना, मक्के का पौधा जो है उससे आप जो है पॉलिथीन रैपर भी बना सकते हो। ठीक है, और उससे मतलब पॉलिथीन रैपर आपने देखा, मक्का होता है ना, मकई। सो मकई जो है उसका आप देखना कि उसका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, उस प्रोडक्ट के ऊपर नॉर्मली आप पाओगे कि आपको प्लेन कुछ नहीं, आप ये लगा लो कि उसके ऊपर प्लेन आपको पॉलिथीन के जैसा कंटेंट दिखता है, कवर। सो वो बेसिक क्या है कि उसकी हेल्प से आप जो है पॉलिथीन मतलब कि कैरी बैग बना सकते हो। ठीक है, कैरी बैग बना सकते हो। अरे उसको गोखला बनाया था सर वास्तव में। कभी आपसे आज सुना है कभी क्या क्या दिखाऊं, वो जो मक्का है वो नहीं होता है। कैरी बैग फ्रॉम मेज। ये हमारी बराबर है, जो छिलका होता है। इधर इधर ठीक है, सो ये मतलब बनाया जाता है, बट ना ये महंगा बनता है, बहुत महंगा बनता है, इसलिए यूज़ नहीं किया जाता। और जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट में कैरी बैग के भी 5 रुपये लगा देंगे। 5 रुपये का तो बनता भी नहीं है, पर 5 रुपये लगा दिए जाते हैं। सो बड़े बड़े मार्ट वाला ऐड करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली वही करते हैं, तो उसी में ये किया जाता है। 250 हाँ जी, रुपया। समझ तो आ गया होगा ना आपको। तो मतलब क्या है कि है तो क्या वेस्ट, और वेस्ट से आपने क्या बना लिया, वेल्थ। तो वो उसके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। और वो कैसे करेंगे, प्रोसेसिंग से ही किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वहाँ पर आता है क्या, मिशन शक्ति। अब याद कीजिएगा, हमने शक्ति किया था ना, किससे रिलेटेड था, बिना देखे बताना है किससे रिलेटेड था। शक्ति पहले आया था। हाँ जी, ऑनलाइन में बताइए शक्ति किससे रिलेटेड था। राजन, मैंने बोला था देखना नहीं है, मैंने स्कीम स्टार्टिंग में बोला था, मैंने बोला था शक्ति आज आया है फर्स्ट टॉपिक, एंड मैंने बोला था शक्ति एक और आएगा। हाँ जी, ऑनलाइन में ऑनलाइन वाले तो बताइए। अरे मैं वो था पाप से धीरे
देख लिया है राजन, आपने भी बता दो किससे था? विमेन एम्पावरमेंट से। शक्ति दे दो विमेन को, देख लिया है। ये क्या था? शक्ति कोयला कॉट फ्री, मतलब कि ट्रांसपेरेंट आपको बनाना है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड था। और आप ऐसे मत बोला करो, देखो गलती भी हो गई है पूजा और मनोज से, उन्होंने एजुकेशन लिख दिया। वो बेचारे देख के नहीं बोलते, देख के बोलते होते तो गलती नहीं होती। तो मतलब क्रेडिट खुद ही लेना है। सो मिशन शक्ति, मतलब वो वर्ड बेसिक क्या आया था उस टाइम पे, हमने शक्ति यूज किया था। अब मैंने बोला था आगे भी आएगा पारदर्शी बनाने के लिए, और हम पहले वाले सिस्टम को बिल्कुल कंप्लीट फेज आउट करने का सोच रहे थे। ठीक है, अब ये मिशन शक्ति क्या है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दौरान आया है। जो 15th फाइनेंस कमीशन 15वें वित्त आयोग की अवधि जो रही है 2021 से 22 और से 2025-26 तक की, उसके दौरान क्या करना है? महिलाओं की सुरक्षा, उनके संरक्षण, उनके सशक्तिकरण के रूप में ये कार्यक्रम करेगा। इसमें दो चीजें आती है, एक आता है संबल, दूसरा आता है समर्थ्य। संबल है ये क्या करने वाला है? संबल जो है इसमें कुछ स्कीम रहेंगी, वो कौन कौन सी है? वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर फार्मर के वन स्टॉप शॉप की तरह है। इस सेंटर पर अगर महिलाएं आएंगी तो उन्हें उनकी किसी भी तरीके की कोई भी पीड़ा रही हो, किसी भी तरीके की कोई भी उन्हें असिस्टेंस चाहिए हो, मान लीजिए कि मैं एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ महिलाओं को लेकर, तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सूचना यहाँ से ले सकती हूँ। मान लीजिए कि कोई क्या है कि कोई किसी लड़की को मतलब बहू को परेशान कर रहे हैं उसके फैमिली मेम्बर या कुछ, उसको इस तरीके की चीज़ें से मतलब बचना है, वो आगे ये करना चाहती है कि उसके पास क्या क्या तरीके हैं कि वो अपना करियर बना सकती है इस स्टेज पर आकर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है? यहाँ महिला हेल्पलाइन नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत के महिला समूहों के, मतलब सब कुछ हम एक सेंटर उसमें इंक्लूड करके देंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको 1 2 3 करके इनको याद कर लेना है। पहला क्या आता है? वन स्टॉप सेंटर, दूसरा महिला हेल्पलाइन, तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नेक्स्ट नारी अदालत। ठीक है, सो ये उसमें ही परिवार के जो वैकल्पिक विवाद समाधान और लैंगिक न्याय जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये सुविधा प्रदान करेगा। तो ये क्या है? संबल। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, संबल में ये चीज़ें इंक्लूड थी। नेक्स्ट आपका आ जाता है समर्थ्य। समर्थ्य में क्या किया जाएगा? यहाँ पर जो स्कीम यूज इंक्लूड करी जाएगी वह है, पहली है PM उज्ज्वला, नेक्स्ट है स्वाधर गृह। तो अब आपके लिए नेक्स्ट होमवर्क है स्वाधर गृह स्कीम आप करके लेके आएंगे। गृह स्कीम, हाँ जी, स्वाधर गृह। और एक और काम किया जाएगा कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनको छात्रावास की सुविधा दी जाती है, मतलब हॉस्टल की एक सर्विस दी जाती है। इवन आप देखोगे कि दिल्ली में भी काफ़ी जो है ये सुविधा दी जाती है कि आपको अगर कोई कामकाजी मतलब वर्किंग वुमेन है तो हाँ, तो महिलाएं हॉस्टल जो हैं यहाँ अवेलेबल होते हैं। हाँ जी, तो ये अवेलेबल होते हैं। अब इसके अलावा कामकाजी जो माताएं हैं उनके लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना भी बनाई गई है। तो नेक्स्ट आप लिख लीजिए अपना होमवर्क। हाँ जी, मैं बता देती हूँ। नेशनल, हाँ जी, क्रेच स्कीम है। ये क्या होता है? क्रेच में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी टेक केयर करने के लिए जो है एक बना के रखते हैं सेंटर, केयर करने के लिए, तो एक सेंटर बना के रखते हैं। तो आपका होमवर्क क्या हुआ? सबसे पहले मैंने क्या दिया था? USAID पहला, दूसरा स्वाधर गृह एंड तीसरा नेशनल क्रेच स्कीम। हाँ जी, आपको कोई डाउट है राजन?
नहीं तो क्रेच के नेम से ही जानी जाती है। केयर का मतलब बड़े बड़े केयर डिफरेंट है। क्रेच का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कोई महिलाएं जो हैं मतलब कि विवाहित महिलाएं जिनके बच्चे होते हैं, वो अगर काम कर रही हैं तो उनके पास क्रेच की सुविधा होनी चाहिए। क्रेच होता है जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है जब तक कि उनकी माताएं काम कर रही हैं, तो वो क्रेच में आकर थोड़े थोड़े टाइम बाद आकर अपने बच्चे की टेक केयर कर सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं। एंड उनका मतलब ये रहेगा कि घर पे बच्चे को नहीं छोड़ सकते, तो वो काम कर रही है तो क्रेच में उनका बच्चा है, तो उनको ये बोला जाता है कि एक दिन में वो 6 बार या 4 बार क्रेच में जाकर अपने बच्चे को देख सकती है। तो वहाँ जो है बेसिक उनके बच्चे को रखा जाएगा। ऐसा भी होता है जो बड़े बड़े जैसे प्लांटेशन और काम सॉरी जो महिला सब काम करती है, उनके बच्चे होते हैं तो केयर करने के लिए एक मतलब औरत को मतलब क्रेच से मतलब पता है क्या है? क्रेच से मतलब है छोटा बच्चा जिसको मम्मी की केयर चाहिए होती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कार्यस्थल में ही, कार्यस्थल जो एम्प्लॉयर होगा ना वो ही बना के देगा और खर्चा वही उठाएगा, वही उठाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम आपको पढ़ के लेकर आनी है। अब गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, गवर्नमेंट सेंटर है, पब्लिक कंपनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट उठा के देगी। तो ये इस तरीके से किया जाएगा। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। इनका उद्देश्य क्या है कि बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाओं पर हमें ध्यान देना है। यहाँ महिलाएं और विकास मंत्रालय ने इस वात्सल्य के थ्रू क्या किया है, इस वात्सल्य के थ्रू वो क्या करने वाले हैं, वो बाल संरक्षण सेवाओं के ऊपर जो है ध्यान देने वाले हैं। मीन्स कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम हमें एक बनाना है एंड उसके थ्रू जो है हम क्या करने वाले हैं, उसके थ्रू हम स्पेशल, हाँ जी, इसमें हम बेसिक क्या करने वाले हैं, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी बनाने वाली है, जो दत्तक बेसिकली एडॉप्शन, ठीक है। सो स्पेशल एडॉप्शन जो है एजेंसी बनाने वाले हैं कि अगर किसी को अडॉप्ट करना है या कैसे करना है तो वो किस तरीके से होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये स्माइल वाला बेसिक क्या है आपको याद रखना पड़ेगा किसके अंडर आएगा, तो सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यहाँ हम क्या करेंगे, आजीविका और उद्यम के लिए उपेक्षित व्यक्तियों के लिए समर्थन देंगे। अब सीधी सी बात है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, स्माइल कर दिया, बट असली स्माइल सबके पास कब होएगी, जब जॉब आ जाएगी। जब जॉब आ जाएगी मतलब जब जॉब आ जाएगी नॉर्मली, तो उसी से होगा। अब वो जॉब का सेटिस्फेक्शन अपना कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए आप ये देना कि हम किसी को स्माइल कब देंगे, हम तभी देंगे जब आजीविका और उद्यम से रिलेटेड हो, याद रह जाएगा कि किससे रिलेटेड है ये, ठीक है, रोजगार से रिलेटेड है। अब इसमें क्या होगा, इसमें अभावग्रस्तता और भिक्षावृत्ति की स्थायी समस्या का हम समाधान करेंगे, ठीक है, ये काम किया जाएगा। और शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों में भिक्षा मुक्त उसको बनाना है। अब हमारा इसमें एक और ये रहेगा कि जो बैगिंग करते हैं, ठीक है, बैगिंग का मतलब है कि जो भीख मांग रहे होते हैं, तो वो हम करना चाहते हैं कि हम जो भी एरिया है, मान लीजिए दिल्ली का एरिया है, तो उसको हम बैगिंग फ्री बनाएं कि यहाँ पर कोई जो है बैगिंग ना करे। आप सबको बताऊँ एक इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट, मेट्रो में ना मतलब उस टाइम पे इवनिंग में मेरी क्लासेस चल रही थी इकोनॉमी की, समय है ये सितंबर अक्टूबर का, तो हाँ जी ये सितंबर अक्टूबर अभी जो गया है सितंबर अक्टूबर का, तो मतलब रात को क्लास छूटती थी 7 बजे के आसपास, तो डेली का मेरा टाइम था कि 7:15 बजे या 7:20 के आसपास मेट्रो पे पहुंच जाती हूँ। 7:20 के टाइम पहली बार एक लड़की मिली मुझे जिसने इतना सा मास्क लगाया हुआ था। जहाँ हम मतलब गेट नंबर 7 और 8 से हम जाते हैं, जहाँ हम अपना वो करके एंट्री लेते हैं ना, तो वहाँ वो बीच में ही खड़ी हुई थी। तो एक दिन वो बोलती कि मेरा पर्स गिर गया है और मुझे जाना है और मेरे को मतलब रिक्शा भी पकड़नी है और ये, और मेरे पास पैसे नहीं है, तो ना मेरे को जो है आप 200 रुपये दे दीजिए, 100 या 200 ऐसे करके उसने मांगे थे। कैश नहीं था मेरे पास एंड मदद मैं करना चाहती थी क्योंकि रात का टाइम और कोई लड़की है, बट कैश था ही नहीं मेरे पास। एंड मैंने सोचा, मैंने कहा पेटीएम, फिर ऐसे हम किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते क्योंकि नंबर शेयर हो जाता है।
तो मैं उसको सॉरी बोल के और फिर मैं चली गई। हाँ, तो उस दिन मेरे को बहुत ऐसे हुआ कि अरे नहीं, थोड़ा बहुत तो कब 100-200 तो अपने पास रखने ही चाहिए हमें पैसे, हम ज़्यादा ही डिजिटलाइज हो गए हैं। तो चलो वो तो दिन चला गया। उसके बाद 2-3 दिन बाद वापस वो जब हम लाइक नोएडा साइड जाते हैं ना, वहाँ जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के नीचे वही लड़की मुझे मिली। ठीक है, उस दिन क्या कर रही थी, उस दिन मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, उसने मेरे को बोला वो सेम चीज़, पर मेरा ध्यान नहीं था तो मैं निकल गई ऐसे ही। बट बाद में मैंने रियलाइज़ करा कि वो तो वही लड़की थी। थोड़ी देर बाद हमारे माइंड में होती है ना वो, मैं कहा वही लड़की थी ये तो फिर क्या हुआ, फिर वो वापस दिखी नहीं। फिर एक दिन फिर वापस वो लड़की मुझे मिली, उसने मुझे रोका और रोक के मास्क वही लगा रखा, बैग वही ले रखा, सेम वो सब कुछ वो उसी आवाज़ में मुझे बोली कि मुझे भाई इस टाइम पे घर जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है ये। उस दिन तो मैं खड़ी हो गई, खड़ी होके मैंने उसको बोला, मैं कहा आपको याद है आप आज मेरे को तीसरी बार रोक रही हो। मैंने जस्ट ये बोला, वो सीढ़ियों से उतर के भाग गई, वो नहीं वापस दिखी। उस दिन के बाद दिखी भी नहीं वो। तो मतलब क्या है कि मतलब हमें आवाज़ से भी तो पहचान हो जाती है ना, बॉडी एक और ना, अगर मास्क भी लगाया है ना तो आप आंखों से पहचान जाते हो, जो आपका देखा हुआ हो। और ना एक और बात आप नोटिस करना, जब हम कुछ जान के याद करने की कोशिश करते हैं या हम देखने की कोशिश करते हैं फिर तो याद नहीं रहता, पर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है ना वो हमारे जल्दी याद हो जाता है। मतलब जो हमें दिखता है ना ऐसे ही हमने बिना नोटिस के देख लिया, वो हमें याद हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ बोलती हूँ हमेशा कि आंखों को दिखाते रहा करो, पेजेस पलटते रहा करो, ना भी पढ़ना हो बस पेजेस पलटते रहो। हाँ नहीं, नोएडा साइड से आती हूँ, नोएडा से नहीं, अक्षरधाम है ना उसके पास से आती हूँ, तो वो तो पास ही है। ठीक है, हाँ वो तो लग ही जाता है। देखिए बट क्या है ना, मेट्रो ने बहुत कन्वीनियंट कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट कर दिया। विमेन जो उसका कोच होता है ना, उसमें तो आराम से बैठ के आप आराम से शांति से जा सकते हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सीट ना मिले कोई बात नहीं, खड़े होके चल जाओ। नहीं मिलता है, ऐसा कई बार होता है, पूरा टाइम यहाँ खड़े होके गई हूँ। हाँ चलिए अब हम यहाँ आ जाते हैं वापस। सो हम बेसिक क्या करने वाले हैं, हम जो बैगिंग होती है उससे फ्री करना चाहते हैं। अब बैगिंग से फ्री पहले क्या हुआ था, 2019 के दौरान दिल्ली में एक लॉ लेकर आए थे और उस लॉ में बोला गया था कि अगर कोई भी भीख मांगता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं। मतलब उसे जेल में पकड़ा जा सकता है, जेल में पकड़ के उसको अंदर कर देंगे एंड उसके ऊपर केस चला देंगे, ऐसा बोला गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसके ऊपर बहुत हो हल्ला मचा कि ऐसा करके आप क्या कर रहे हो, ऐसा करके आप उनका राइट टू लाइफ छीन रहे हो, कि अगर उनके बस का कुछ नहीं है तो वो कम से कम भीख मांग के तो खा लें। परंतु उनका कहने का मतलब ये था कि ऐसे पर्सन जो कुछ कर सकते हैं और वो भीख मांग रहे हैं तो ऐसे केस में, परंतु फिर उस लॉ को वापस ले लिया गया था, क्योंकि वोट बैंक का चक्कर पड़ जाता। अब उस केस में बेसिकली क्या किया गया, उस केस में ये देखा गया कि बैगिंग को आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हो, परंतु आपको बैगिंग को रोकना है। वो कैसे किया जा सकता है, अगर आप उन्हें आजीविका का साधन दे दो। तो इसीलिए ये स्कीम लाई गई है कि इस स्कीम में हम जो है आजीविका का साधन उन्हें देंगे। अब ये काम किया कैसे जाएगा, आपने देखा होगा बहुत सारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर वीडियोस आते रहते हैं कि कुछ एनजीओज होते हैं, जो एनजीओज क्या करते हैं, मार्जिनलाइज पर्सन, जो कि ऐसे पर्सन पड़े हुए होते हैं इधर उधर, उन्हें लेकर जाते हैं, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उन्हें जो है अनाथालय या इस तरीके से जगह पर भेजते हैं। ये आपने देखा होगा। तो इनका मानना क्या है कि भारत सरकार या मंत्रालय नहीं पकड़ सकते उस चीज़ को, जिस चीज़ को कौन पकड़ सकता है, एनजीओ पकड़ सकते हैं। इस वजह से 75 नगर निगम एनजीओ के सहयोग में ये कार्य किया जाएगा। तो मतलब स्माइल क्या हम एनजीओ के ही साथ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वो मंत्रालय क्या करने वाले हैं, इस मंत्रालय ने क्या बोला कि मुझे ये प्रोग्राम करना है। सपोज करिए इस मंत्रालय को वित्त मंत्रालय से 1000 करोड़ का बजट मिला था कि आपको जो काम करना है कर लेना।
तो ये अपने उस 1000 करोड़ के बजट में से 100 करोड़ रुपए इस स्कीम को देगा। तो क्या ये स्कीम वित्त मंत्रालय से पैसा ले रही है? नहीं, ये अपने सामाजिक न्याय मंत्रालय का पैसा ले रही है। तो ये कुछ पॉइंट है जिन पर आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्या? नमस्ते। नमस्ते नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, कि आप सैनिटेशन मतलब सफाई बनाना चाहते हो। ये एक यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र योजना है एंड वहाँ आप काम करो। शुरुआत हुई थी 2022 में, सीधी सी बात है। नमस्ते कब अभी स्टार्ट होगा? क्यों? क्योंकि कोविड के बाद से ये जो है इतना प्रचलन में आया। इसकी एजेंसी कौन होगी? एजेंसी देखिए, इनके अंडर सोशल जस्टिस के अंडर एक एजेंसी है जो काम करवाएगी, वो है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम। सो ये जो है ये मतलब सफाई कर्मचारी जो है वित्तीय विकास निगम ये काम करवाने वाला है। इसमें क्या किया जाएगा? ओके, नेक्स्ट आप अपना होमवर्क लिखिए। एमरूट, AMRUT, अर्बन रिजुविनेशन के ऊपर ये है, ये स्कीम। हाँ जी, हाँ, अर्बन रिजुविनेशन के ऊपर है। एग्जैक्टली वही। तो ये क्या कर रहा है यहाँ, ये 500 शहरों को कवर करेगा। जस्ट इसका काम यही है कि सफाई तक मेंटेन करना है। एंड 2022-26 की अवधि के लिए ये लागू किया गया है। 22 से लेकर 26 तक की अवधि के लिए लागू किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो अब आपको नेक्स्ट क्लास में भी आपका फिर मंडे को नहीं हुआ तो फिर वेंसडे थर्सडे को तो आपका फाइनल है ही। नहीं, 2 दिन होती है वीक में। आपका शेड्यूल नहीं था, मुझे तो था समय। क्या समझ? स्माइल, नमस्ते की स्माइल ना? ओके। वित्त मंत्रालय के द्वारा करना मतलब वित्त मंत्रालय अलग से फंड दे रहा है इस स्कीम के लिए। आप पाओगे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ना, जिसमें कि 100% सेंटर दे रहा होता है, उनके लिए वित्त मंत्रालय से आता है अलग से फंड बन के। ठीक है, परंतु इसके लिए नहीं आएगा। MG नरेगा के लिए आपने देखा होगा अलग से बोलते हैं 70,000 करोड़ आएंगे। ठीक है, सो वो अलग से बोला जाता है। अब अगर IAS बनने के बाद पैसा कहीं घुमाना है तो MG नरेगा से ही आएगा, और कहीं से नहीं आएगा। MG नरेगा से तो ऐसा आएगा कि बेड का जो आपका गद्दा होगा ना, उसके जगह पैसों का ही आपका बिछा होगा, उसके ऊपर चद्दर और उसके ऊपर आप आराम से सोना। ठीक है, हाँ, क्या बोल रहे हो आप? बोर्ड, ट्रिपल P, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ओके, सो बैंक बोर्ड ब्यूरो अब एग्जिस्ट नहीं करता। अभी उसका जगह किसने ले लिया? FSIB, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो, उन्होंने ले लिया है। BBB दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करता था? वो जो भी हाई ऑफिशियल्स होते थे बैंकों के, उनको अपॉइंट करता था, मतलब रिक्रूट करता था। इंश्योरेंस के नहीं करता था, तो इंश्योरेंस के करवाने लगे वो गवर्नमेंट के बेसिकली। तो उन्होंने बोला नहीं, इंश्योरेंस के आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अच्छा, ऐसे कैसे नहीं कर सकते हैं इंश्योरेंस के हम? उन्होंने क्या किया? उन्होंने उठा के नेम चेंज कर दिया, और नेम चेंज करके क्या रख दिया? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो, FSIB। तो आज के टाइम में FSIB एग्जिस्ट करता है, BBB एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, BBB 2016 के आसपास ही बनाई गई थी। हाँ जी, ठीक है। देखो अभी मतलब 2022 के अभी मैं अगर आपको बताऊं ना तो जून जुलाई में चेंज हुआ है ये FSIB। 5 जून को प्रीलिम्स हुआ था। नहीं मतलब जून या जुलाई के
समय FSI भी बना था इसका। देखो ये इसका 3 तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि कैपिटल रेजिंग प्लान में कुछ हेल्प नहीं करता, ये जस्ट सिलेक्ट करता है। और चेयरमैन रहे होंगे RBI के गवर्नर, 1 और 2 कुछ ऐसा हो सकता है फिर इसका आंसर, आप देख लेना। थर्ड के लिए आई एम नॉट श्योर। स्ट्रेटजी नहीं बनाता, इसका काम सिर्फ सिलेक्शन करना होता है। गवर्नर हो सकता है, चेक कर लेते हैं। ओके, रिसेंट में तो बेसिकली कैबिनेट सेक्रेटरी इज द चेयरमैन ऑफ BBB। आंसर चेक करके बताना आप इसका क्या है। 2 तो 100% श्योर है। आप फोटो खींच लीजिए अब इसका। नहीं, मुझे याद ही हो गया है याद हो गया क्वेश्चन। ना? हाँ हाँ, मैं टेलीग्राम पर मैसेज करूंगा तो पकड़ लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं मजाक नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बहुत घुमाया हुआ है। बिल्कुल घुमाए हुए ही आएंगे।